31 नया सफ़र। ध्रुव सचिन के साथ हॉस्टल 1 में पहुंच जाता है और उसी के साथ एक बड़े से कमरे के अंदर भी चला जाता है। ध्रुव को सचिन के ऊपर पूरा विश्वास था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसका विश्वास टूटने वाला है। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ एक अजीब सी मशीन है। उसको देखकर ध्रुव कहता है, ये क्या है? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यह क्या चीज़ है, सचिन कहता है और ध्रुव को के पास ले जाता है। जैसे ही ध्रुव उसे मशीन के पास जाकर उसे देखने लगता है, तभी सचिन से पीछे से धक्का दे देता है और ध्रुव उस मशीन के अंदर गिर जाता है। ध्रुव को एक झटका लगता है और उसका सर पूरी तरह से घूम जाता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। उसे अपनी आंखें बंद होने से पहले सचिन की एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें वह कह रहा था कि वो उसे माफ़ कर दे। ये बोलते हुए सचिन की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अब वहाँ पर ध्रुव नहीं था, वह वहाँ से गायब हो गया था। उसके जाने के कुछ देर बाद राघवेंद्र मेहरा और माइक वहाँ पर आते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम चिंता मत करो, यह अभी तक मार नहीं है। अगर इसमें हिम्मत हुई तो यह वापस आ जाएगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और जैसा मैंने बोला था, ये तुम्हारे लिए किताब, इनको सीख लो, फिर मैं तुम्हें उनकी आगे की किताब दे दूंगा, राघवेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है। लेकिन सचिन की आंखों में आंसू थे। आज जो उसने किया था वैसा कोई भी दोस्त नहीं करेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह विशाल को क्या बोलेगा। ध्रुव फिर से पृथ्वी पर ही पहुंच गया था, लेकिन उसे पहले का कुछ भी याद नहीं था। वह एक अनजान लड़के के अंदर पहुंच गया था, जिसे वो ना ही जानता था और ना ही कभी उससे मिला था। किस्मत से उसे लड़के का नाम भी ध्रुव ही था और वो देखने में भी ध्रुव के जैसा ही था। ध्रुव की शरीर में था। वो मुंबई के एक बड़े कॉलेज में पढ़ता था। हालांकि वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन एक कारण से वो अपनी फीस भरने में कामयाब हो गया था। जिसके अंदर ध्रुव गया था उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार एक मंत्री की कार खराब हो गई थी, तब ध्रुव ने उनकी मदद की। वो कार एक सुनसान रास्ते पर बंद हुई थी, तब ध्रुव वहां जाते समय उनकी मदद की। मंत्री ने ध्रुव से पूछा, तुम क्या करते हो? तब ध्रुव ने बताया कि वह कुछ नहीं करता है, वह पढ़ाई करना चाहता है। फिर ध्रुव ने बताया कि वह इतना अमीर नहीं है कि किसी भी कॉलेज की फीस भर सके। तब उस मंत्री ने उसे मुंबई के एक अच्छे कॉलेज में दाखिल करवा दिया। कॉलेज में भी वह ठीक से रह नहीं सकता, क्योंकि वहां पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी अमीर घर से आते हैं। इस कारण कुछ बच्चे ध्रुव से अपने काम करवाते हैं और ध्रुव उनको मानना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ध्रुव से ज़्यादा ताकतवर हैं और वे सभी साथ में रहते हैं। यदि ध्रुव किसी को मारने जाता है तो वे सभी मिलकर उसको मार देंगे। यही सोचकर ध्रुव किसी से लड़ाई नहीं करता, वह लड़ाई से बचने के लिए उनका काम कर देता है। उसी कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम जय है, वह ध्रुव से अपना सारा काम करवाता है और ध्रुव के काम करने के बाद उस लड़के को मरता भी है। वह अपना सारा गुस्सा ध्रुव पर ही निकाल देता है। एक दिन जब वह ध्रुव को मारने के लिए बुलाता है तो ध्रुव उससे बचने के लिए नहीं जाता और वह वही एक क्लास में छुप जाता है। जब काफ़ी देर तक ध्रुव नहीं आता तो जय को गुस्सा और आने लगता है। वह अपने दोस्तों को बोलता है कि उस ध्रुव के बच्चे को ढूंढ कर लाओ। जब उसके दोस्त जय की आवाज़ सुनते हैं तो वे समझ जाते हैं कि आज ये तो बहुत गुस्से में है, आज तो ध्रुव गया। ऐसा सोचकर सब ध्रुव को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन ध्रुव उन्हें नहीं मिलता। जब वे वापस जाकर जय को बताते हैं तो जय का गुस्सा और बढ़ता है। वह अपने पास पड़ी बियर की बोतल को फोड़ देता है और बोलता है, उसको पकड़ कर लाओ। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। ऐसे देखकर जय का एक दोस्त विक्की अपने पास खड़े लड़के से पूछता है कि ये ध्रुव से इतनी नफरत क्यों करता है। फिर वो लड़का बताता है कि पिछले साल ध्रुव ने उसके भाई की गर्लफ्रेंड पायल से बात कर रहा था। तब भाई ने ध्रुव और पायल को साथ में देखकर गुस्सा हो गए और भाई ने उसी टीम जाकर ध्रुव को थप्पड़ मार दिया और पायल के सामने ही उससे बोला, दूर रहे पायल से। तब ध्रुव ने बोला, वह तो आज जो क्लास में हुआ था वही पायल पूछ रही थी। ये सुनकर जय ने ध्रुव को एक और थप्पड़ मारा। ये देखकर पायल ने जय से बोला, ये सही बोल रहा है और तुम इसलिए इससे मार रहे थे क्योंकि तुम्हें लगा कि ये मुझसे बात कर रहा था और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। फिर पायल ने और खाकर बताया कि मुझे ऐसे इंसान के साथ में नहीं रहना जो मुझे किसी से बात भी नहीं करने देता। ऐसे बोलकर वह वहां से चली गई। फिर भाई ने पायल को कई बार मनाने की कोशिश की पर वह नहीं मानी। फिर पायल अपने मामा के पास विदेश चली गई और फिर कभी भी भाई से बात नहीं की। इस कारण भाई को लगता है कि ध्रुव ना होता तो पायल आज उनके साथ होती और उसे ध्रुव से और नफरत करने लगे। अब जब भी भाई का मन होता है तब वह ध्रुव को मार देता है और वह गरीब कुछ कर भी नहीं सकता। ये सब बताकर वे ध्रुव को फिर से ढूंढने लगे। ऐसे में शाम होने लगी और जब ध्रुव को लगा कि अब तो शायद वे चले हो गए, ये सोचकर ध्रुव घर जाने के लिए उस क्लास से बाहर आया तो उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। फिर ध्रुव खुश हुआ और सोचने लगा कि आज तो बच गया। फिर ध्रुव घर जाने लगा। वह कुछ दूर चलने पर उसके सामने एक लड़का आ गया और फिर उसने जोर से बोला, ध्रुव मिल गया। तभी एक दुकान के पास खड़ी कार पर बैठे जय ने यह सुना और वह देखने लगा कि कहाँ है ध्रुव। जैसे ही जय ने ध्रुव को देखा तो वह कार से उतर गया।
फिर वह और उसके दोस्त ध्रुव को एक पास में सुनसान गली में ले गए और फिर जय ने ध्रुव से कहा, तू अब मेरी बात नहीं मानेगा। ये बोलकर जय ने एक थप्पड़ ध्रुव को मार दिया। थप्पड़ इतने जोर से था कि ध्रुव के होठ से खून आने लगा। फिर जय ने ध्रुव से बोला, अब तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी कि तू मेरे बुलाने पर नहीं आया। और इतना बोलते ही जय ने ध्रुव के पेट में एक जोर से लात मारी और ध्रुव नीचे गिर गया। फिर ध्रुव ने कहा कि उससे गलती हो गई है और उसे माफ़ कर दे, आगे से वह एक बार में ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन जय उसकी बात नहीं सुनता और उसे मारता है। ये सब देखकर उसके दोस्त डर जाते हैं क्योंकि ध्रुव के खून आने लगता है और वे सोचते हैं कि ध्रुव मर न जाए। तब जय 1 मिनट पीछे जाता है। तब ध्रुव अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है और जय और उसके दोस्त ध्रुव का पीछा करते हैं। लेकिन ध्रुव गली से बाहर जैसे ही रोड पर आता है तो एक कार उसको टकरा देती है और ध्रुव दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर जय और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं और ध्रुव वही रोड पर खून से लथपथ तड़पता रहता है। लेकिन जिस कार से ध्रुव का एक्सीडेंट हुआ था उसमें से एक 55 या 60 साल का एक आदमी निकला। उसने ध्रुव को ऐसे हाल में देखा तो वह भी एक बार के लिए डर गया। वह एक बार के लिए सोचने लगा कि वह कोई नहीं है, वह से चला जाए। ऐसे ही वह आदमी वहां से जाने लगा तो उसने जाने से पहले सोचने लगा और फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी स्माइल आ गई। फिर वह ध्रुव के पास गया और ध्रुव को उठा के कार में डालकर वहां से चला गया। फिर ध्रुव अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और देखता है कि वह एक कमरे में है और वह काफ़ी मशीन है जो उससे ही लगी हुई है। फिर ध्रुव सोचता है कि हॉस्पिटल है। ये सोचकर वह कुछ नहीं करता। तभी वो आदमी आता है और वीर को बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। पहले तो ध्रुव कुछ नहीं बोलता, फिर ध्रुव अपना नाम बता देता है। फिर ध्रुव उससे पूछता है ये कौन सा हॉस्पिटल है। ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए बोलता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है और ना मैं कोई डॉक्टर हूँ। इतना सुनते ही ध्रुव घबरा जाता है और बोलता है आप डॉक्टर नहीं हो तो कौन हो आप। फिर वह आदमी बोलता है तुम यहाँ 25 दिन से हो। ये सुने ही ध्रुव जोर से बोलता है क्या मैं यहाँ इतने दिन से कैसे हूँ। ध्रुव बोलता है कि मेरे एक का से एक्सीडेंट हुआ था। ध्रुव उस पूरी बात नहीं बोलना चाहता कि जय और उसके दोस्त उस मार रहे थे। तब वो आदमी बोलता है मेरा नाम ओम खन्ना है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मेरी ही कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और मैंने ही तुम्हें ठीक किया है। तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब थी। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें एक सीरम दिया है जो तुम्हें औरों से अलग बनाएगा। फिर ध्रुव बोलता है मुझे तो पहले जैसा ही लग रहा है, कोई फ़र्क नहीं हुआ। तब ओम बोलता है ये कोई ऐसा वसा सीरम नहीं है, ये मेरे 7 साल की मेहनत है और इस सीरम की कीमत करोड़ों में है। इतना सुनकर ध्रुव ने अपनी आंखें बड़ी की और बोला मैं तो वही बता रहा हूँ जो मुझे लगा और आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपका आसान नहीं भूलूंगा। और ध्रुव फिर बोलता है कि अब मुझे जान चाहिए, घर मुझे यहाँ काफ़ी दिन हो गए हैं। जैसे ही ध्रुव वह से जाने लगा तो ओम बोला रुको, इस आसान के बदले तुमको एक काम करना होगा। फिर ध्रुव बोलता है क्या काम। तब ओम बोलता है अभी नहीं, मैं तुम्हें वो बाद में करने को बोलूँगा और तुम्हें करना होगा, तब तक तुम ये नई लाइफ जियो। और फिर ध्रुव वह से चला गया और ध्रुव के जाते ही ओम मन ही मन में बोलता है तुम नहीं जानते कि तुम अब क्या बन गए हो। इस सीरम की वजह से कई लोग मर गए और तुम ही बचा पाए हो और जो कुछ मैंने इन दिनों में किया है वो सोच कर ही किया है। और एक बार फिर ओम के चेहरे पर वही स्माइल आ जाती है। और दूसरी ओर ध्रुव घर आता है तो उसके मम्मी पापा उसे गले से लगा लेते हैं। फिर उसके पापा उसे डांटते हैं और बोलते हैं खाता तू। फिर ध्रुव अपने पापा को बताता है वह अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। वह अपने एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताता और सॉरी बोलता है कि वह आगे से बताकर जाएगा। और उसके पापा भी उस ज़्यादा कुछ नहीं बोलते क्योंकि वह इतने दिन बाद घर जो आया था। उसकी मम्मी कहती है खाना खाकर आराम कर ले, थक गया होगा। ध्रुव ने कहा ठीक है, फिर वह भी अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब ध्रुव सो के उठा तो उसने देखा कि वह पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा है, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर ध्रुव नहाकर बाहर आ गया और अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाने लगा। तब ध्रुव के पापा ने पूछा आज तुम कॉलेज जा रहे हो क्या। फिर ध्रुव एक बार तो सोच में पड़ गया और बोला है जाऊँगा। ऐसे बोलकर वह अपने कमरे में वापस चला गया। उसे डर था कि वह कॉलेज गया तो पहले जैसे ही उसका हल होगा, पर ध्रुव ने सोचा कि वह घर से बाहर ही रहा लेगा, पर वह नहीं जाएगा। इतना सोचकर वह फिर से अपने बेड पर लेट गया। लेकिन वह जानता था कि वह घर पर नहीं रुक सकता ज़्यादा देर, इसलिए वह बेड से उठा और अपने घर पर बोलकर घर से बाहर आ गया। वह चलते चलते यही सोच रहा था कि वह कहाँ पर जाए। फिर वह ध्रुव एक छोटे से पार्क में आकर बैठे गया और सोचने लगा कि वो क्या करे कि जय उसे और ना मारे एक बार के लिए। तो ध्रुव ने सोचा कि वो जय को ही पीट दे, पर वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। एक तो वह ध्रुव से ज़्यादा ताकतवर है और वो बहुत अमीर भी है, इसलिए सभी लोग उसकी ही साइड ले गए। फिर ध्रुव ने टाइम देखा तो 9 बज गए थे। उसका कॉलेज शुरू हो गया होगा, पर ध्रुव पढ़ना भी चाहता था। हालांकि ध्रुव पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर वह जानता था कि कुछ बना है तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसने वह कॉलेज जाने के लिए चल पड़ता है। CH32 आई विल ब्रिंग बैक। जब ध्रुव कॉलेज जा रहा था तब उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है वो किसी और ही जगह पर होता है और किसी नई जिंदगी में। लेकिन इस बार भी ध्रुव को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे वही एक और राघवेंद्र मेहरा और माइक सचिन के किए हुए कम पर खुश हो रहे थे। लेकिन जब विशाल को इस बारे में पता चलता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसी गुस्से के साथ वो राघवेंद्र मेहरा के पास चला जाता है।
तुमने क्या किया मेरे दोस्त के साथ? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम सबको मार दूंगा, विशाल कहता है। हमने कुछ भी नहीं किया है और तुम्हें इन सब चीज़ों के अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, राघवेंद्र कहता है। हमने कुछ भी नहीं किया है और तुम्हें इन सब चीज़ों के अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, राघवेंद्र कहता है। सचिन ने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब तुम मुझे बताओ कि तुमने आर्यन के साथ क्या किया, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तुम मेरे परिवार की ताकत जानते हो, विशाल कहता है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ध्रुव एक ऐसे चक्कर में फंस गया है जिसके अंदर से उसे खुद निकलना होगा। कुछ कुछ समय में वो नई नई जिंदगियां जिएगा और कब वो किस जगह पर पहुंच जाए ये कोई नहीं बता सकता है, मैं भी नहीं। लेकिन जब तक ध्रुव को ये सब याद नहीं आता है तब तक वो वापस नहीं आ सकता है और ना ही हम में से कोई उसे वापस ला सकता है, राघवेंद्र कहता है। मैं लाऊंगा मेरे दोस्त को वापस, विशाल कहता है और वहां से चला जाता है। तुम कुछ भी कर लो लेकिन ध्रुव अब वापस नहीं आ सकता है, राघवेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है। इस बार ध्रुव एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां पर कोई भी शक्ति मौजूद नहीं थी और ना ही ऐसा कुछ था। ध्रुव अब इसके शरीर में था। वह एक आम लड़का था जो एक होटल के अंदर काम करता था, लेकिन इस बार ध्रुव जिसके शरीर में आया था वह देखने में बिल्कुल ध्रुव के जैसा ही था। रेस्टोरेंट का मालिक चिल्लाते हुए ध्रुव से कहता है, कुछ बाहर का भी काम कर ले, सारा दिन अंदर ही रहता है। तुरंत ही ध्रुव ये काम छोड़कर बाहर की सफाई के लिए चला जाता है। ध्रुव दिल्ली में एक छोटे से किराए के घर में रहता है और वहीं से कॉलेज जाता है और कॉलेज के बाद यहाँ आकर पार्ट टाइम जॉब करता है और इस काम से जो पैसे मिलते हैं उसी में काम चलता है। आज संडे है इसलिए ध्रुव सुबह से इसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। ध्रुव काम कर रहा होता है, इतने में ध्रुव का फ़ोन बजता है। वो देखता है तो उस पर सोनम लिखा होता है। ध्रुव बोलता है, शीट यार मैं भूल गया, आज मुझे सोनम के साथ मूवी देखने जाना था। ध्रुव अपने गंदे हाथ एक कपड़े से पूछता है और फ़ोन उठा लेता है। सामने से आवाज़ आती है, तुम आ रहे हो या मैं जाऊँ? सोनम बोलती है, यार अभी मैं थोड़ा काम में फंस गया हूँ, कुछ देर में आता हूँ, ध्रुव सोनम से कहता है। अगर तुम 10 मिनट में यहाँ नहीं आए तो मुझे भूल जाना, सोनम ये बोलकर फ़ोन गुस्से में काट देती है। ध्रुव रेस्टोरेंट के मालिक मुकेश जोशी के पास जाता है और बोलता है, सर मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा, मैं कुछ घंटों में आ जाऊँगा। आज वैसे भी दूसरा काम करने वाला नहीं आया, अगर तुम भी चले गए तो यहाँ काम क्या मैं करूँगा, और तुम वैसे भी यहाँ कितना कम ही आते हो और उसमें भी ये नाटक, मुकेश जोशी कहता है। ध्रुव कई बार उनको मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते। फिर मुकेश जोशी कहते हैं, अगर अब तुम गए तो अपने लिए कोई नया काम ढूंढ लेना। ध्रुव एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। अगर वो सोनम के पास नहीं गया तो वो गुस्सा हो जाएगी और अगर गया तो उसको कोई नया काम देखना पड़ेगा। सोनम मेरा प्यार है, मैं सोनम के लिए एक क्या ऐसी कई जॉब छोड़ सकता हूँ, ये बोलकर ध्रुव वहाँ से सोनम के पास जाने के लिए निकल जाता है। वो जगह थोड़ी दूर थी इसलिए ध्रुव को काफ़ी टाइम लग जाता है। ध्रुव वहाँ आने के बाद सोनम को बार बार फ़ोन करता है लेकिन सोनम उसका फ़ोन नहीं उठती। सोनम ने ध्रुव को यहाँ आने के लिए 10 मिनट दिए थे लेकिन अब आधे घंटे से ऊपर हो गया था। ध्रुव अंदर जाने लगता है, इतने में एक गार्ड उसको रोकता है और बोलता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, पहले टिकट तो दिखा दो। भाई मेरे साथ में एक लड़की थी, मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए वो शायद अंदर चली गई है, टिकट उसके पास ही है। ध्रुव उसको कहता है, तेरे जैसे यहाँ बहुत आते हैं, या तो तू पहले जाकर एक और टिकट ले ले या अपनी दोस्त को फ़ोन करके यहाँ भुला ले, गार्ड कहता है। ध्रुव सोचता है, मेरे पास अभी 50 ही रुपये है, इतने में तो एक और टिकट नहीं आएगी और ना सोनम मेरा फ़ोन उठा रही है, कुछ देर में फिल्म खत्म हो जाएगी और जब सोनम बाहर आएगी तो मैं उसको मना लगा। ये सोचकर ध्रुव वहीं बैठे जाता है। ध्रुव के पास के लड़की बैठी होती है, वो जैसे ही ध्रुव को देखती है तो वहाँ से खड़ी हो जाती है और दूर जाकर बैठे जाती है। ध्रुव यहाँ जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गया था, उसने वही पुरने वो दाग लगे हुए कपड़े पहन रखे थे और ध्रुव के बाल भी बिखरे हुए थे। चलो ये फिल्म कब खत्म होगी, ध्रुव बोलता है। कुछ देर के बाद अंदर से लोग बाहर आने लगते हैं। ध्रुव उनको देखकर खड़ा होता है और उनमें सोनम को देखने लगता है, लेकिन जब ध्रुव सोनम को देखता है तो हैरान हो जाता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। सोनम अंदर से एक लड़के के हाथ में हाथ डाले हुए बाहर आ रही थी। ध्रुव उस लड़के को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो उसी के कॉलेज का लड़का है। ध्रुव तेजी ने सोनम के सामने जाता है और बोलता है, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? सोनम पहले तो ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर बोलती है, अपनी हालत देख फटीचर, तेरे साथ कौन सी लड़की रहना चाहेगी, तू उसको एक टाइम का खाना तो ठीक से खिला नहीं सकता। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, और मैं भी तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ध्रुव सोनम से कहता है। सोनम हंसते लगती है और बोलती है, मैं प्यार और तुझसे तेरी औकात ही क्या है मुझसे प्यार करने की, तू एक गरीब था और रहेगा और ना तो तेरी किस्मत में पैसा है और ना प्यार। ये सुनकर ध्रुव की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ध्रुव ने जिस लड़की के लिए इतना काम किया और उसी लड़की के लिए अपना काम छोड़ भी दिया, उसने एक ही पल में उसको छोड़ दिया। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, सोनम बोलती है। इतने में सोनम के पास खड़ा लड़का अपनी जेब से एक 500 का नोट निकलता है और ध्रुव को दिखाते हुए उसकी जेब में डाल देता है। मुझे नहीं लगता तूने कभी इतने पैसे देखे भी होगे, और हाँ तूने आज तक सोनम पर जितने रुपये खर्च किया है वो इसमें से काट लेना और बाकी से हमारी तरफ से नए कपड़े ले लेना, वो लड़का बोलता है। इस बात पर सोनम और वो लड़का हंसने लगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं।
ध्रुव वही खड़ा उनको जाते हुए देखता रहता है और फिर ध्रुव भी अपने घर जाने के लिए चला जाता है। ध्रुव घर जाते हुए सोचता है मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है, मैंने क्या किया है, किसी का क्या, सबसे खराब किस्मत मेरी ही है। इतने में हवा चलती है, हवा के साथ उड़ता हुआ एक पेपर ध्रुव के चेहरे पर आकर लगता है। ध्रुव देखता है कि उस पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ध्रुव जब पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये टैरो कार्ड रीडिंग देखकर फ्यूचर बताने वाली किसी औरत का है। उस पेपर के नीचे एक लाइन लिखी होती है, अगर आपकी किस्मत आपको खराब लगती हो, आप सोचते हो कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, अगर आपको अपनी बारे में जाना हो तो एक बार चले आओ यहाँ। ध्रुव देखता है कि आगे उस जगह का पता भी लिखा हुआ था। फिर ध्रुव वो पेपर एक कूड़ेदान में फेंक कर चला जाता है। ध्रुव एक ही दिन में प्यार और काम दोनों से दूर हो जाते हैं। सोनम ने उसको छोड़ दिया और सोनम के लिए काम को ध्रुव घर जाने के बाद यही सोच रहा था कि क्यों उसने वो काम छोड़ा। ध्रुव जब अपनी किस्मत को कोस रहा था, इतने में उसके कमरे में उसके दोस्त मोहित और कबीर आ जाते हैं। ध्रुव उनको आज जो हुआ वो बताना नहीं चाहता, इसलिए मुस्कुराने की कोशिश करने लगता है। अरे ध्रुव, तुम क्यों इतना खुश हो रहा, हमें साल बाद नहीं आए हैं, हम सुबह ही मिले थे, मोहित हंसते हुए कहता है। ध्रुव अपने दुख को छुपाने के लिए कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराने लगा था। जब उसको लगा ये ज़्यादा हो रहा है तो ध्रुव ये कम करते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, आओ बैठो। ध्रुव का चेहरा देखकर कबीर कहता है, आज कुछ हुआ था क्या जो हमें नहीं पता? क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है, ये ध्रुव कहता है। कबीर अपने हाथ में पकड़े हुए कागज़ को देखकर कहता है, ये बाहर एक आदमी सबको दे रहा था तो उसने हमको भी एक दे दिया, किसी ने कोई नया काम शुरू किया होगा, हमें क्या? ये बोलकर कबीर वो कागज़ ध्रुव की तरफ फेंक देता है। वो कागज़ सीधा ध्रुव के पैर के पास आकर गिरता है। वो कागज़ सीधा ध्रुव के पैर के पास आकर गिरता है। जब ध्रुव की नज़र उस पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है। ये वैसे ही पेपर था जो ध्रुव के चेहरे पर आकर लगा था। इस बार ध्रुव से रहा नहीं जाता और ध्रुव वो पेपर उठाकर पढ़ने लगता है। ध्रुव उसको अच्छे से सारा पढ़ लेता है। इतने में मोहित कहता है, क्यों इतने ध्यान से पढ़ रहा है, ऐसा कुछ तो लिखा भी नहीं है इसमें। ध्रुव कुछ नहीं बोलता और सोचने लगता है, ये कैसे किस्मत का खेल है जो बार बार ये मेरे सामने आ रहा है, क्या मुझे एक बार यहाँ जाकर देखना चाहिए कि ये कौन है और क्या करती है। फिर ध्रुव अपने दोस्तों से कहता है, क्या तुम मेरे साथ कल इस पते पर चलोगे, मुझे इस औरत से मिलना है, अब यही मेरी किस्मत के बारे में कुछ बता सकती है। अरे ध्रुव बबुआ, ये सब पैसे निकालने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, वैसे इनसे कुछ नहीं होता, ये तुमको डरा कर तुझसे पैसे ले गए बस, मोहित बोलता है और खुद की बात पर हंसने लगता है। इतने में कबीर मोहित को चुप करता है और ध्रुव से कहता है, तुझे क्यों जाना है यहाँ, तू क्या कल कॉलेज नहीं जाएगा, पता है ना कल कोई छुट्टी नहीं है, और तू कॉलेज के बाद पर काम पर भी तो जाता है, उसका क्या होगा। ये सुनकर ध्रुव अपनी आंखें नीची कर लेता है तो कबीर ध्रुव के पास जाकर बैठता है और उसे कहता है, तेरे पास वो काम तो है ना जो तू करता था। ध्रुव ना में सर हिला देता है और कहता है, वो हमने छोड़ दिया, मैं कुछ और ढूंढ लूँगा। तू पागल तो नहीं हो गया है, तुझे पता है ना कि वो काम तुमको कितनी मुश्किल से मिला था, इतनी देर के कोई इतने पैसे नहीं देता है, वो काम तेरे लिए बेस्ट था। कबीर कहता है, छोड़ना भाई, जो हो गया देखा जाएगा, मैं सच में कोई और काम ढूंढ लूँगा, ध्रुव कहता है। फिर कबीर भी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता और वहाँ से खड़ा होकर अपने बेड पर चला जाता है। जब मोहित और कबीर सो जाते हैं तो ध्रुव अपने बेड पर लेटे हुए उस पेपर को ही देख रहा होता है और सोचता है, कोई बात नहीं, तुम दोनों नहीं आ रहे तो मैं कल खुद जाकर ही पता लगा लूँगा। ये सोचते सोचते ही ध्रुव को नींद आ जाती है। अगले दिन की सुबह ध्रुव मोहित और कबीर के उठने से पहले ही घर से बाहर चला जाता है। जब मोहित और कबीर उठते हैं तो मोहित कहता है, ये तो गया अपना फ्यूचर देखने। ये बोलकर मोहित हंसने लगता है। ये लड़का एक बार कोई चीज़ करने की सोच ले तो ये वो करके ही रहता है, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता, कबीर कहता है। दूसरी तरफ ध्रुव उस जगह आ गया जो उस कागज़ में थी। जो घर एक सुनसान सी गली में था, उस पर कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था, दिखने में भी सिंपल ही लग रहा था। ध्रुव ने सोचा, ये कैसे जगह है, मुझे यहाँ पर तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, क्या मुझे इस घर में जाना चाहिए या कबीर ने जो कहा था मान लेना चाहिए। नहीं, इतनी दूर आने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता, एक बार तो मैं अंदर जाकर सब पता लगाऊंगा कि मेरी किस्मत कब ठीक होगी। ये सोचते हुए ध्रुव अंदर चला जाता है। ध्रुव देखता है कि अंदर कोई नहीं है, चारों तरफ रंग बिरंगे रंग किए हुए हैं, जैसे ये बाहर से लग रहा था वैसे अंदर से नहीं था, अंदर से तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतने में एक आवाज़ ध्रुव को आती है, अंदर चले आओ, होगा वही जो किस्मत में लिखा है, चले आओ। ध्रुव आवाज़ की ओर जाने लगता है। ध्रुव देखता है वहाँ एक औरत बैठी हुई है जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगा रखी है, रंग की साफ है और अपने बाल खोल रखे हैं। ध्रुव पूछता है, क्या ये अपने ही बनवाया है, और फिर ध्रुव वो कागज़ उसको दिखाने लगता है। वो औरत उसको देखते हुए कहती है, हाँ आओ यहाँ बैठ जाओ, देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत तुमसे क्या कराना चाहती है। जैसे ही ध्रुव बैठता है तो वो औरत फिर से कहती है, होगा वही जो किस्मत में लिखा है। ध्रुव सोचता है, कबीर सही बोल रहा था, ये औरत तो मुझे पागल लग रही है, ये कैसे पागलों जैसी हरकत कर रही है। तुम गलत सोच रहे हो, मैं कोई पागल नहीं हूँ, कुछ टाइम में तुमको सब पता चला जाएगा, होगा वही जो किस्मत में लिखा है। वो औरत कहती है, CH33 बैड लक। ध्रुव उस औरत से मिलने के लिए उसकी जगह पर आ जाता है। वहां आने के बाद ध्रुव को वो औरत पागल लगने लगती है। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे
ध्रुव पूछता है, आप मुझे अपने बारे में कुछ बता सकती है क्या? मेरा नाम तारा है और मैं टैरो कार्ड पढ़कर लोगों को उनका फ्यूचर बता सकती हूँ कि क्या होने वाला है, उसको क्या करने से उसके साथ अच्छा होगा और क्या करने से बुरा। फिर ध्रुव उनकी तरफ देखते हुए बताते लगता है, मेरी किस्मत सबसे खराब है, जो करने जाता हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया और मेरी नौकरी भी चली गई। और एक बात जो मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताई, मैंने 6 महीने से अपने कॉलेज की फ़ीस नहीं दी है, इसलिए मुझे कब कॉलेज छोड़ना पड़ जाए। और हम किराए के कमरे में रहते हैं, मेरी पैसे अभी उसके लिए भी पैसे नहीं है। जब ध्रुव बोल रहा होता है तो तारा ध्रुव को देखती रहती है। ध्रुव के चुप होने पर तारा कहती है, चिंता मत कर, तू होगा वही जो किस्मत में लिखा है। वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, अभी तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही तो क्या हुआ, तू हिम्मत मत हार, सब ठीक होगा एक दिन। फिर तारा ध्रुव के सामने कार्ड रख देती है और ध्रुव से कहती है, इनमें से कोई 3 कार्ड निकाल, इनसे पता चल जाएगा कि तेरे साथ क्या होने वाला है। ध्रुव ऐसे ही करता है और 3 कार्ड निकालकर तारा को देता है। तारा पहला कार्ड पलटती है, उस कार्ड पर एक आदमी और उसके चारों तरफ भूतों के चित्र बने होते हैं। तारा उस कार्ड को देते ही कहती है, अभी तो शुरुआत है तुम पर मुसीबत की, आगे तो तुम्हारे साथ काफ़ी कुछ होने वाला है। ये सुनकर ध्रुव गुस्से में कहता है, मैं आपसे मदद लेने के लिए आया था, लेकिन आप तो मुझे और डरा रही हो। अभी 2 और कार्ड है, वो देखते हैं कि उनमें क्या है। तारा ये बोलकर वो दोनों कार्ड पलट देती है। पहले कार्ड पर एक एंजल होती है जिसकी चमक ऐसा पास की चीज़ों को चमका रही होती है, और दूसरे कार्ड में एक आदमी का चित्र होता है जो आधा एंजल और आधा डेविल लग रहा होता है। तारा इन कार्ड को देखती हुए कहती है, आज से पहले ऐसे कार्ड नहीं देखे, अब मैं तुमको इनके मतलब बताती हूँ। तुम पर संकट के काले बादल आएगी, लेकिन तुमको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो तुम्हारी किस्मत को बदल कर रख देगी, तुम्हारे बिगड़े हुए काम हो जाएंगे, तू अपने आप को लकी समझने लगोगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो चीज़ तुमसे दूर हो गई या तुमको मिली ही नहीं तो तुम अपने वाली मुसीबत के लिए तैयार रहना। ध्रुव पूछता है, लेकिन तारा जी, मैं उस चीज़ को कैसे पहचानूंगा कि वो मेरी किस्मत बदल सकती है? जब वो तेरी किस्मत में आएगी तो तुझको खुद ही पता चल जाएगा, तू उसके पास नहीं, पहले वो तेरे पास आएगी, उसको पहचाना तेरा काम है, अब तू जा, होगा वही जो किस्मत में लिखा होगा। ध्रुव अपनी जब देखता है तो उसको अपनी जब में 500 रुपये मिलते हैं। ध्रुव वो पैसे तारा की ओर करता है। तारा हंसते हुए कहती है, ये पैसे तू ही रख, तेरे काम आएंगे, जिस दिन तेरी किस्मत बदले उस दिन मेरी फीस दे देना। उसके बाद ध्रुव वो पैसे वापस रख लेता है और वहां से जाने लगता है। जैसे ही ध्रुव वहां से जाता है तो तारा कहती है, तेरी किस्मत में बहुत कुछ है बच्चे, तू खुद नहीं जानता कि तू क्या करने वाला है। उसके बाद तारा हंसते हुए फिर से कहती है, होगा वही जो किस्मत में लिखा होगा। उसके बाद ध्रुव घर आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ मोहित और कबीर नहीं है। ध्रुव सोचता है कि शायद वो दोनों कॉलेज चले गए होगी, अब मुझे भी जाना चाहिए, ये कुछ टाइम बाद एग्जाम भी आने वाले हैं, उसके बाद कॉलेज पूरा हो जाएगा, तब तक तो पढ़ लूँ और बाद में फीस के लिए कुछ करता हूँ। फिर ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और कॉलेज के लिए निकाल जाता है। जब ध्रुव रास्ते में जा रहा होता है तो यही सोचता है कि वो क्या चीज़ हो सकती है। ध्रुव का ध्यान रास्ते पर कम और उस चीज़ पर ज़्यादा होता है। इतने में ध्रुव के सामने एक लड़की आ जाती है जिससे ध्रुव जोर से टकरा जाता है। ध्रुव अपने सर पर हाथ रख हुए कहता है, मार दिया, देखकर नहीं चले सकते क्या? जैसे ही ध्रुव अगर कुछ और कहने वाला होता है तो उसकी नज़र सामने वाली लड़की पर पड़ती है जो अभी भी नीचे गिरी हुई थी। ध्रुव ने उस लड़की की तरफ अपना हाथ किया और उसको उठने के लिए बोला, लेकिन उस लड़की ने ध्रुव की कोई मदद नहीं ली। वो लड़की खड़ी हुई और बोली, आज मेरी पहली बार एक लड़के के साथ डेट थी, तुम सब खराब कर दिया, अब मैं ऐसे गंदे कपड़ों में उसके पास थोड़ी जा सकती हूँ? अब तो वो मुझे देखते ही मना कर देगा, ये सब तुम्हारी गलती है बेवकूफ़। ध्रुव ने कहा, सॉरी यार, मेरा ध्यान कहीं और था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उस लड़की ने ध्रुव को घूर कर देखा और फिर वहाँ से चली गई। ध्रुव बस वही खड़ा रह गया। जैसे ही वो लड़की वहां से चली गई तो ध्रुव ने सोचा, चलो अब मैं भी चलता हूँ। जैसे ही ध्रुव जाने लगा तो उसे कल वाली बात याद आ गई जब सोनम ने ध्रुव को कहा था कि उसके सामने कभी मत आना। ध्रुव जाते हुए बस यही सोच रहा था कि सोनम उसके सामने ना आए। ध्रुव सोनम से प्यार तो करता था, लेकिन वो सोनम को किसी और के साथ नहीं देख सकता था, इसलिए ध्रुव ने सोनम से दूर होने का फैसला कर लिया था। ये सोचते सोचते ध्रुव कॉलेज में आ गया था। ध्रुव जब अपनी क्लास की ओर जा रहा था तो इतने में वहां उसके टीचर विनोद आ गए। टीचर ने पूछा, तुम इतना लेट कैसे हो गए? ध्रुव ने कहा, कुछ काम हो गया था सर। ध्रुव, तुम पढ़ाई में वैसे भी ज़्यादा अच्छे नहीं हो और तुमने अब तक अपनी फ़ीस भी नहीं दी है। जब तुमने मुझे टाइम मांगा तो मैंने तुमको एग्ज़ाम तक का टाइम दिला दिया, अब तुम एग्ज़ाम से पहले अपनी फ़ीस दे देना, नहीं तो तुम्हारे एग्ज़ाम नहीं होगी और इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब जाओ क्लास में। टीचर ये बोलकर दूसरी तरफ चले गए। ध्रुव अपनी क्लास में चला गया और मोहित और कबीर के पास जाकर बैठ गया। मोहित ने कहा, आज तू सोनम के साथ नहीं बैठ रहा। इतने में क्लास में सोनम और वो लड़का जिसका नाम अमर था वो दोनों साथ में आए और एक जगह पर जाकर बैठ गए। कबीर ने ध्रुव से पूछा, ये सब कब हुआ? सोनम उसके साथ कब गई और तुमने एक बार भी हम में से किसी को कुछ नहीं बोला? ध्रुव ने जब सोनम को अमर के साथ देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। ध्रुव ने अपनी आंखें पूंछकर बोला, छोड़ना, वो जाना चाहती थी तो चली गई, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? जैसे ही कबीर कुछ और बोलने वाला था तो ध्रुव ने उसको बीच में रोकते हुए कहा, इस बारे में और कोई बात मत करना भाई, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है।
फिर कबीर ने कुछ नहीं बोला, वो एक बार ध्रुव को तो एक बार सोनम को देखने लगा। जब क्लास खत्म हुई तो ध्रुव अपने दोस्तों के साथ जाने लगा, इतने में उसके सामने सोनम और अमर आ गए। तेरे अंदर शर्म नहीं बची क्या? कल जो हुआ उसके बाद भी तू यहाँ आ गया? सोनम ने ध्रुव को रोकते हुए कहा। एक बार देखो तो इसकी हालत, अगर ऐसी मेरी होती तो मैं किसी को मुंह नहीं देखा। पता जो कल तुझे पैसे दिए थे तू उनसे अपने लिए कोई अच्छे कपड़े ही ले लेता, अमर ने ध्रुव का मजाक उड़ते हुए कहा। ध्रुव चुपचाप ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके पीछे मोहित और कबीर को गुस्सा आने लगा था। सोनम ने कहा, इसने वो पैसे खाने या अपने कमरे के किराए पर लगा दिए होंगे, उसके बाद इसके पास पैसे कहाँ बचे होंगे कपड़े लेने के लिए। जैसे ही सोनम ने ये कहा तो अमर और उसके कुछ दोस्त ध्रुव पर हंसने लगे। फिर कबीर से रुका नहीं गया और उसने बीच में बोलने के लिए आगे आते हुए कहा, तो जो बोल रही है वो तुझे भी पता है सोनम, ध्रुव ने तुझे खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया। वो अपने सारे पैसे तुझ पर लगा देता, किस्मत इसकी नहीं तेरी खराब है जो तुमने ध्रुव जैसे लड़के को छोड़ा है। कबीर को बोलता देख मोहित में भी जोश आ गया। मोहित ने कहा, सही बोल रहे हो तुम, अब ये जो कर रही है उसको पता, इसको कुछ टाइम के बाद चलेगा और तू क्या हंस रहा है? अमर जैसे इसने पैसे के लिए ध्रुव को छोड़ा, एक दिन इसको तुझसे अमीर कोई मिला तो ये तुझे भी लात मारकर खुद से दूर कर देगी। ये सुनने के बाद अमर की हंसी बंद हो गई और सोनम भी उन दोनों को गुर गुर कर देख रही थी। इतने में वे तीनों वहां से बाहर आ गए। बाहर जाते ही मोहित और कबीर हंसने लगे। मोहित ने कहा, देखा कितना अच्छा सबका सीखा है, आज के बाद हमसे पंगा लेने की नहीं सोचेगी। जब ध्रुव नहीं हंस रहा था तो कबीर ने पूछा, अब क्या हुआ? अब तो सब ठीक हो गया सोनम, आज के बाद तुझे कुछ नहीं बोलगी तो उसके क्या गलत कहा था? मेरी किस्मत सबसे खराब थी है और रहेगी, मुझे पता है। अभी तुम दोनों मेरे साथ हो, कॉलेज के बाद तुम अपने काम पर चले जाओगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरी किस्मत मेरा साथ कभी नहीं देती है। कबीर ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तेरी किस्मत कैसे भी हो हम तेरा साथ नहीं छोड़ने वाले। ये बोलकर तीनों एक दूसरे के गले लग गए। मोहित ने कहा, जाने दे उस लड़की को, आज हम उसके जाने के नाम की पार्टी करते हैं। तीनों खुश हुए और वहां से घर जाने के लिए चले गए। फिर रात को ध्रुव और उसके दोस्तों ने एक छोटी सी पार्टी की और थोड़ी बहुत मस्ती की, उसके बाद वे सो गए। अगले दिन ध्रुव की नींद जल्दी नहीं खुली, लेकिन मोहित और कबीर अपने टाइम से उठ गए थे। जब कबीर ने ध्रुव से पूछा कि कॉलेज नहीं जाना क्या, तो ध्रुव ने कहा, तुम चलो, मैं कुछ देर में तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। ठीक है, हम दोनों जा रहे हैं, लेकिन तू आ जाना, हम तेरा इंतजार करेंगे, छुट्टी मत कर लेना, कबीर ने कहा और फिर वो मोहित के साथ कॉलेज के लिए चला गया। ध्रुव सोना चाहता था लेकिन अब उसको नींद नहीं आ रही थी। ध्रुव उठते हुए बोला, चलो देखते हैं आज क्या मुसीबत आने वाली है। ये बोलकर ध्रुव नहाने चला गया और उसके बाद आधे घंटे के अंदर वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया। जब ध्रुव ने देखा कि उसके पास अभी भी वो 500 का नोट है तो उसको सोनम की याद आ गई। उसके बाद ध्रुव ने वो नोट अपनी जेब में रखा और फिर कॉलेज जाने के लिए निकाल गया। रास्ते में ध्रुव सोच रहा था कि कल इसी टाइम वो उस लड़की से टकरा गया था, आज वैसे कुछ ना हो जाए, इसलिए वो ध्यान से चलने लगा। इतने में ध्रुव का किसी ने हाथ पकड़ लिए। जब ध्रुव देखता है तो वहाँ एक लड़का खड़ा होता है, उसके गले में एक बोर्ड लटका होता है और उस बोर्ड पर लॉटरी टिकट होती है। वो लड़का बोलता है, भैया एक टिकट ले लो, सुबह से एक भी नहीं बिकी है, इस पर काफ़ी टिकट है, 1 करोड़ की 500 रुपये में दूंगा, 10 लाख वाली 100 में और 1 लाख वाली 50 में। ध्रुव कहता है, इनसे कुछ नहीं होता और वैसे भी मेरी किस्मत सबसे खराब है, मैं सारी भी लूँ तो भी 10 रुपये नहीं निकालने वाले, इसलिए तू किसी और को दे दे। क्यों इतना कंजूस हो रहे हो भाई, एक ले लो, मेरी बोनी हो जाएगी, वो लड़का कहता है और ध्रुव को एक टिकट फाड़ने को बोलने लगता है। ध्रुव उससे अपना हाथ छुड़वाता है और आगे चलने लगता है और वो लड़का भी ध्रुव के साथ चलते हुए टिकट लेने को बोलने लगता है। अचानक से ध्रुव किसी चीज़ से टकरा जाता है और जैसे ही ध्रुव गिरने लगता है तो मदद के लिए उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है। इस बीच उसका हाथ एक टिकट पर लगता है जिससे वो फटकर नीचे गिर जाती है। ध्रुव जब देखता है तो वहाँ वो कल वाली लड़की होती है, उसने ही ध्रुव के बीच में अपनी टांगों करके उसका गिरा दिया था। इस बात पर ध्रुव को गुस्सा आया और ध्रुव ने उस लड़की को बोला, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम पागल हो क्या? उस लड़की ने हंसते हुए ध्रुव को देखा और फिर वो नीचे पड़ी टिकट उठाकर ध्रुव के हाथ पर रखते हुए बोली, ये कल वाली बात के लिए तुम्हारी वजह से मेरी फर्स्ट डेट खराब हो गई, तुम मान लो ये उसके लिए ही था। ये बोलकर वो लड़की वहां से चली गई। उसके जाने के बाद उस लड़के ने बोला, अब मेरे पैसे दो, मुझे भी जाना है। ध्रुव ने पहले वो टिकट देखती और फिर उस लड़के को देखते हुए बोला, देख भाई, मुझे ये नहीं लेनी है, तू तेरी टिकट वापस ले ले। और फिर वो टिकट उस लड़के की तरफ कर दी। लगता है भाई तूने बोर्ड की ये लाइन पढ़ी नहीं, एक बार फाड़ी हुई टिकट वापस नहीं होती, इसलिए मेरे पैसे दे, नहीं तो यहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर लूँगा, उस लड़के ने कहा। ध्रुव ने बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे देता हूँ, कितने की है ये पूरे 500 रुपये की है, तुमने सबसे बड़ी वाली फाड़ी है। ये सुनकर ध्रुव चौंकते हुए बोला, क्या 500 की एक टिकट? मैंने पहले ही बोला था कि कौन सी कितने की है, इसलिए अब मेरे पैसे दो, उस लड़के ने कहा। ध्रुव ने जब अपनी जेब में देखा तो उसमें एक 500 का नोट था जो अमर ने सोनम की तरफ से दिया था। ध्रुव ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए ध्रुव ने वो 500 का नोट उस लड़के को दिया। वो नोट लेने के बाद वो लड़का वहां से चला गया। .34 This girl is the enemy।
ध्रुव ने वो टिकट देखते हुए कहा, वो लड़की नहीं आफ्त है, उसकी वजह से मेरे ये पैसे भी लग गए, अब तो मेरी पास खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। फिर ध्रुव ने वो टिकट अपनी जेब में रख ली और कॉलेज के लिए जाने लगा। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे जाते हुए ध्रुव उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। ध्रुव को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ध्रुव ने सोचता था कि उन पैसे से वो कुछ कहा सकता था, अब उसको भूखा ही रहना पड़ेगा। ये सोचते सोचते ध्रुव कॉलेज आ गया था और सीधा जाकर कबीर के पास बैठ गया। कबीर ध्रुव को देखते हुए बोला, इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? ध्रुव कुछ नहीं बोलता तो कबीर उसके ऊपर हाथ रखकर बोला, अब कुछ बोलगा या नहीं? ध्रुव ने कहा, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे नींद आ गई थी इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। फिर कबीर ने कुछ नहीं कहा और आगे देखने लगा। ध्रुव का ध्यान क्लास में कम और आज जो हुए उस पर ज़्यादा था। ध्रुव मन ही मन सोच रहा था कि वो लड़की वापस से उसके सामने ना आ जाए। इतने में क्लास के टीचर ने ध्रुव के पास आकर कहा, खड़े हो जाओ। फिर ध्रुव खड़ा हो गया। ध्रुव ने कहा, क्या हुआ सर? टीचर ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ तू बता, तेरा ध्यान कहाँ है? मान कब से पढ़ा रहा हुए? ध्रुव ने कहा, क्लास में ही है। ये बोलकर ध्रुव कबीर और मोहित की तरफ देखने लगा। अच्छा, तेरा ध्यान क्लास में ही था तो बता हम क्या पढ़ रहे थे? आज जो पढ़ा उसकी कोई भी लाइन बता दे और बैठ जा, टीचर ने ध्रुव को बोला। ध्रुव सोचने लगा, मैं अब क्या बोलूँ सर, क्या पढ़ा रहे थे? ध्रुव ने इधर उधर देखा लेकिन उसको कुछ पता नहीं चला। ध्रुव ने कहा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछा लो। अगर क्लास में ध्यान होगा तो पता होगा ना। कुछ महीने बाद एग्जाम है, उसमें क्या करेगा? खुद तो फेल होगा, साथ क्लास और टीचर का भी नाम खराब करेगा, टीचर को सुनाते हुए कहा। इस बात पर सारी क्लास हंसने लगी और मोहित और कबीर ध्रुव को देखने लगे। इतने में अमर ने कहा, सर इसको पता है, ये पढ़े या ना पढ़े इसका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ये पढ़ता ही नहीं है। इस बात पर सोनम और क्लास के बाकी बच्चे हंसने लगे। टीचर ने क्लास को चुप कर ध्रुव से कहा, पढ़ ले, तेरे ही काम आएगा, मेरे नहीं, अब बैठ जा और अब अच्छे से पढ़। क्लास के बाद कबीर ध्रुव से पूछता है कि क्या हुआ था तुझे, तू चुप क्यों हो गया था? तेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? बोल अब कुछ, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है यार, बस काम की थोड़ी चिंता थी, और वैसे भी काम का क्या है, मिल जाएगा। ध्रुव कबीर की ओर देखते हुए कहता है। कमाल है, चिंता तू कर रहा है और बोल कबीर को रहा है कि चिंता ना करे, मोहित कहता है। अब छोड़ो इस बात को, चलो घर चलते हैं, ध्रुव बोलता है और आगे चलने लगता है। उसके पीछे पीछे ही कबीर और मोहित भी जाने लगते हैं। घर जाने के बाद ध्रुव जब अपनी जेब देखता है तो उसमें एक टिकट के अलावा कुछ नहीं होता। ध्रुव को भूख भी लगी होती है पर वो किसी को बोल नहीं पाता। ध्रुव सोचता था कि कबीर और मोहित उसके लिए पहले ही काफ़ी कुछ कर चुके हैं, वो उन पर वो ज़्यादा बोझ नहीं बनाना चाहता था, इसलिए ध्रुव चुप था। इतने में मोहित ने कहा, चलो सब खाना खा लो, ध्रुव तू भी आजा खाना ठंडा होने से पहले। जहां ध्रुव खाना खाने जा रहा था वहीं दूसरी तरफ दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। वो लड़का पता नहीं खुद को क्या समझ रहा था, आज मेरा बादल पूरा हो गया, लड़की देखी नहीं कि आ जाते हैं। पहली लड़की ने कहा, ये लड़की कोई और नहीं वही थी जो ध्रुव से टकरी थी। इस लड़की का नाम निशिका मल्होत्रा था। ये अपनी एक दोस्त के साथ बैठी थी जिसका नाम काजल होता है। हालांकि उस दिन सारी गलती ध्रुव की नहीं थी, फिर भी एक गलतफहमी के कारण निशिका ध्रुव को ही गलत बोल रही थी। काजल कहती है, वैसे तूने उस लड़के के साथ गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारा उसकी हालत पहले ही खराब लग रही थी, इसमें से तूने उसके इतने रुपए भी लगवा दिए। यार अब तो मुझे भी लगता है कि मैंने उसके साथ कुछ ज़्यादा कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कौन सा उससे दोबारा मिलना है, निशिका ने कहा और खड़ी होकर किचन में चली गई। काजल वही बैठी ध्रुव के बारे में सोच रही थी। अगले दिन ध्रुव जल्दी उठ गया और नहाकर अच्छे से तैयार हो गया। तब तक कबीर और मोहित भी उठ गए थे। अरे आज तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है, तेरी कोई डेट है क्या आज? मोहित ने ध्रुव के साथ मस्ती करते हुए कहा। मैं पागल थोड़ी हूँ, जो सोनम ने किया उसके बाद मैं इतनी जल्दी इन सब में थोड़ी पड़ने वाला हूँ, मैं तो कोई काम ढूंढने जा रहा हूँ, बिना काम के कब तक ऐसे रह सकता हूँ? ध्रुव ने अपना बैग टाकते हुए कहा। इतने में कबीर ने पूछा, और तेरा कॉलेज का क्या, आज तू वहाँ नहीं जा रहा क्या? ध्रुव ने बाहर का दरवाजा खोलते हुए कहा, आज तो नहीं जा रहा, पहले कोई काम मिल जाए फिर तो कॉलेज जाने पर ही हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अब बाय। ध्रुव इतना बोलकर बाहर आ गया। ध्रुव बाहर जाने के बाद सोचने लगा, अब क्या, अब मैं पहले कहाँ जाऊँ? ध्रुव ने कुछ देर सोचा और फिर उसने एक जगह की ओर जाना शुरू कर दिया। ध्रुव कुछ देर के बाद एक रेस्टोरेंट के बाहर आ गया था। ये वही जगह थी जहां ध्रुव पहले काम किया करता था, लेकिन उस टाइम उसको ये छोड़ना पड़ा। ध्रुव ने सोचा, नई जगह से अच्छा है यहीं पर काम मिल जाए, ये घर के पास भी है और अच्छी सैलरी भी मिलती थी यहाँ। ध्रुव ये सोचते हुए अंदर चला गया। ध्रुव के अंदर जाते ही एक आवाज़ आई, तू यहाँ वापस क्यों आया है? अब तेरी यहाँ कई जगह नहीं, यहाँ से अभी चला जा। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रेस्टोरेंट के मालिक मुकेश जोशी की थी। ध्रुव एक बार के लिए तो उनको देख करके डर गया, लेकिन उसको काम की ज़रूरत थी, इसलिए ध्रुव ने कहा, आप जानते हैं कि मैं अपना काम कितने अच्छे से करता था, उस दिन जाना मेरी मजबूरी थी, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने तेरी जगह कोई और लड़का रख लिए है, मुझे अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा यही होगा कि तू यहाँ से चला जाए, मुकेश जोशी ने कहा और दूसरी तरफ देखने लगे जहाँ काफ़ी लोग खाना खा रहे थे और दो लड़के उनको खाना सर्व कर रहे थे।
जब ध्रुव ने उन लड़कों को देखा तो उसको पता चल गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक बार में 2 लड़के ही काम के लिए होते थे, यहाँ ज़्यादा लोगों के लिए कुछ काम ही नहीं था। इसके बाद ध्रुव वहाँ से बाहर आ गया और कहीं और काम ढूंढने के लिए चलने लगा। इतने में एक कुत्ता ध्रुव के पास भागता हुआ आया और उसके पीछे से एक लड़की उसको पकड़ने के लिए आ रही थी। उस लड़की ने कहा, सोफी रुक जा। वो कुत्ता ध्रुव के पास आकर रुक गया। वो सफ़ेद रंग का था जिसके लंबे और शाइनिंग बाल थे। उस लड़की ने उसको पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे थे बेबी, आपको कुछ हो जाता तो चलो अब घर चलो। जब वो कुत्ता नहीं जा रहा था तो उस लड़की ने उस कुत्ते को ध्रुव की ओर करते हुए कहा, अगर तुम नहीं चले तो ये लड़का तुमको अपने साथ ले जाएगा और फिर तुमको भी ऐसे ही रहना होगा, अब चलो चुपचाप घर। उसके बाद वो लड़की दूसरी तरफ जाने लगी और उस कुत्ते को भी ले गई। उसको जाता हुआ देख ध्रुव ने सोचा, अब ये लड़की भी मेरा मजाक उड़ाकर चली गई, मुझसे अच्छी तो इस कुत्ते की लाइफ है मेरी, पता नहीं कब लाइफ अच्छी होगी। उसके बाद ध्रुव फिर से काम ढूंढने के लिए चल दिया। ध्रुव को भूख लगी थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो काम ढूंढने पर अपना सारा ध्यान देने लगा। ध्रुव काम ढूंढने के लिए घर से जल्दी निकल गया, लेकिन जल्दी निकले का भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि सुबह से ही ध्रुव की बेइज्जती हो रही थी। पहले मुकेश जोशी ने कर दी, फिर एक अजनबी लड़की ने कर दी। ध्रुव एक पार्क के बेंच पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा, आज का दिन तो लगता है खराब हो गया, कोई काम भी नहीं मिला और ना कॉलेज में जा सका। फिर ध्रुव ने सोचा, चलो एक और ट्राई करते हैं। फिर ध्रुव काम ढूंढने के लिए किसी और रेस्टोरेंट की तरफ जाना लेगा। ध्रुव एक खाली रोड से जा रहा था तो उसने देखा कि वहां पर एक आदमी सीढ़ी पर खड़ा होकर एक दीवार पर रंग कर रहा था और दूसरी तरफ से 2 लड़कियां आ रही थी, जिसमें से ध्रुव एक को देखते ही समझ गया ये कौन थी। ध्रुव ने सोचा, ये फिर मेरे लिए मुसीबत लेकर आएंगे, क्योंकि सामने से निशिका और काजल आ रही थी। उन दोनों का ध्यान बातों में था। ध्रुव ने सोचा, ये ऐसे ही चलती रही तो इनमें रंग के छिटे गिर सकते हैं। ध्रुव जोर से बोला, जरा संभल कर आगे देखो। जैसे ही ध्रुव ने इतना कहा, निशिका का ध्यान ध्रुव की तरफ चला गया और वो रास्ते में पड़े ईंट से टकरा गई और नीचे गिर गई। निशिका के दोनों हाथ नीचे पड़ी रंग की बाल्टी में चले गए, जिससे उसके हाथ पूरे रंग में भर गए। ध्रुव जल्दी से उसके पास गया और बोला, मैंने कहा था ध्यान से, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो बातों में था। इतने में काजल ने निशिका को खड़ा किया। निशिका की पूरी ड्रेस पर रंग लग गया था, जिससे वो सफ़ेद और लाल ड्रेस खराब हो गई। निशिका ने ध्रुव पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरे से? उस दिन तुम्हारी वजह से मेरी डेट खराब हो गई, मैं उस लड़के से शादी करने वाली थी, अब वो भी नहीं हो सकती, और आज तुम्हारी ही वजह से मेरी ये सबसे महंगी और सबसे अच्छी ड्रेस भी खराब हो गई। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसलिए तुमको आवाज़ दी, लेकिन तुम्हारा ही ध्यान कहीं और था, इसलिए मुझे कुछ मत बोलो। इतने में उस रास्ते से जा रहे कुछ लड़कों और लड़कियों के ग्रुप ने निशिका को देखते एक लड़की ने कहा, ऐसी ड्रेस कहाँ से ली है? दूसरी लड़की ने कहा, देख नहीं रही ये यहाँ पर रंग करने का काम करती है। इस बात पर वो सभी लड़के लड़कियों हंसने लगे और वहाँ से चले गए। इस बात पर गुस्सा होते हुए निशिका ने ध्रुव से कहा, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, तुम्हारी वजह से पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। आज के बाद तुम मेरे सामने आए तो मैं तुमको पुलिस में दे दूंगी। इतना बोलते हुए निशिका काजल के साथ वहां से जाने लगी और जाते हुए निशिका ने उस रंग की बाल्टी को लात मार दी, जिसने वो उछलकर गली के दूसरी तरफ गिर गई। जैसे ही निशिका वहां से गई तो ध्रुव को एक धमाके की आवाज़ आई। ये गली के दूसरी तरफ से आ रही थी। ध्रुव जल्दी से गली के दूसरी तरफ गया। वहां जो ध्रुव ने देख उससे ध्रुव के होश उड़ गए। वहां एक गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई थी। जैसे ही ध्रुव ने पास जाकर देखा तो गाड़ी के शीशे पर रंग गिरा हुआ था। फिर ध्रुव ने जल्दी से गाड़ी में देखा तो वहां एक 45 साल का आदमी था। ध्रुव ने उनको गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी से दूर एक बेंच पर लेटा दिया। ध्रुव ने देखा कि उनको चोट लगी हुई थी, जिससे वो आदमी बेहोश हो गया था। फिर ध्रुव ने एक टैक्सी रोकी और उनको उसके अंदर डालकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। ध्रुव ने देखा कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। ध्रुव ने उस आदमी का वॉलेट निकला और टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। ध्रुव ने देखा कि उसमें काफ़ी सारे रुपए पड़े हुए थे। ध्रुव ने फिर उस आदमी का इलाज करवाया और उसकी के पैसों से दवाई और हॉस्पिटल का बिल भी दिया। उसके बाद ध्रुव उस आदमी के होश में आने का इंतजार करने लगा। कुछ घंटों में ही उसको होश आ गया। फिर ध्रुव उस आदमी के पास गया और बोला, सर आप ठीक तो है ना? उस आदमी ने धीरे से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? ध्रुव एक छोटी सी स्माइल के साथ बोला, सर मेरा नाम ध्रुव है। जब आपकी गाड़ी उस पेड़ से टकरा गई थी तो मैं वही दूसरी गली में ही था। आवाज़ सुनते ही मैं वहां आ गया। मैंने जब देखा कि आपको चोट लगी थी तो मैं आपको यहाँ ले आया। अच्छा किया बेटा, पता नहीं मेरी गाड़ी के शीशे पर वो रंग कहाँ से आ गया, जिसकी वजह से मुझे कुछ देखा नहीं और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। ये सुनते ही ध्रुव समझ गया था कि ये उस लड़की के कारण ही हुआ है, उसकी की वजह से इस आदमी को चोट लगी है। लेकिन ध्रुव ने निशिका के बारे में कुछ नहीं बताने का सोचा। फिर ने उस आदमी की तरफ उसका वॉलेट करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना सर, मैंने आपसे बिना पूछे आपका वॉलेट ले लिए। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे और टैक्सी और हॉस्पिटल के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने इसमें से कुछ पैसे ले लिए। आप गिन सकते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं लगाए। जितने आपके इलाज और टैक्सी में लगे वही निकले हैं इसमें से। ध्रुव को चुप करते हुए उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम सारे पैसे लगा भी देते तो भी मैं कुछ नहीं कहता। पैसे तो और भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन लाइफ और नहीं मिलती। CH35 व्हाट हैपेंड?
ध्रुव की निशिका से और लड़ाई हो जाती है। निशिका जाते जाते एक रंग की बाल्टी को लात मारती है जो एक गाड़ी के शीशे पर लगती है और गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। फिर ध्रुव उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाती है और बाद में उससे बात करने लगता है। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। वो आदमी ध्रुव से पूछता है तुम क्या करते हो। ध्रुव ने कहा वैसे तो मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ लेकिन साथ में काम भी करता था, हालांकि वो छूट गया है इसलिए मैं कोई नया काम ढूंढ रहा था, तभी आपके साथ ये हो गया। फिर ध्रुव ने उस आदमी के पास से खड़े होते हुए कहा अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे रात होने से पहले मुझे कोई काम ढूंढना है। ये बोलकर ध्रुव वहां से जाने लगा। इतने में उस आदमी ने कहा रुको बेटा, क्या तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ। ध्रुव ने पीछे देखते हुए कहा नहीं सर। वो आदमी कहता है मेरा नाम कमल मेहरा है, मैं मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक हूँ, तुमने मेरी इतनी मदद की है और तुम दिल के भी अच्छे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में काम करो, मुझे तुम जैसे लड़कों की ही ज़रूरत है। ध्रुव ने सोचा मुझे काम तो चाहिए और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई अच्छा काम मिल सकता है। ये सोचकर ध्रुव ने कहा मुझे भी खुशी होगी सर आपके साथ काम करके। फिर उस आदमी ने अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाल कर ध्रुव को दिया और बोला कल 2 बजे इस जगह पर आ जाना, तुमको क्या काम देना है उस बारे में बात कर लेंगे। ध्रुव ने वो कार्ड लिए और कहा ठीक है सर मैं आ जाऊंगा। ये बोलकर ध्रुव वहां से घर के लिए निकाल गया। ध्रुव कबीर और मोहित को आज जो हुआ वो बताना चाहता था। ध्रुव को घर जाते हुए अंधेरा होने लगा था क्योंकि ध्रुव घर से काफ़ी दूर आ गया था और ध्रुव के पास पैसे भी नहीं थे जिससे वो टैक्सी लेकर घर चला जाए। ध्रुव को चक्कर आने लगे थे क्योंकि ध्रुव ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और इतनी देर से चलने से वो थक भी गया था। ध्रुव कुछ देर एक बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद ध्रुव फिर से घर जाने के लिए निकल और कुछ टाइम के बाद ध्रुव घर आ गया। घर आते ही ध्रुव ने पानी पिया और फिर कबीर और मोहित के पास बैठकर आज जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। कबीर ने कहा अच्छी बात है, लगता है कल तुझे कोई अच्छा काम मिल जाएगा, अब तू सुबह से निकल हुआ है, अब खाना खा ले फिर बात करते हैं। ध्रुव को भी यही सही लगा और जल्दी से ध्रुव ने खाना खा लिए। फिर कुछ देर तीनों दोस्तों ने बात की और अगले दिन ध्रुव पहले कुछ देर के लिए कॉलेज चला गया और उसके बाद उस जगह के लिए निकल गया जो कमल मेहरा ने उसको दी थी। ध्रुव ने वहां जाकर देखा तो वो हैरान हो गया। वहां एक बड़ी कांच की बिल्डिंग थी जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। ध्रुव जैसे ही अंदर जाने लगा तो उसको बाहर के एक गार्ड ने रोक लिए। गार्ड ने कहा अंदर कहाँ जा रहा है भाई। ध्रुव ने पहले अपने आप को देखा, ध्रुव के कपड़े पुराने से थे। ध्रुव ने वो कार्ड निकाले हुए कहा मुझे कमल मेहरा ने खुद ये कार्ड दिया था और कहा था कि कल 2 बजे आ जाना, इसलिए मैं यहाँ पर आया हुए। इसके बाद उस गार्ड ने वो कार्ड देखा और ध्रुव को अंदर जाने का इशारा कर दिया। जैसे ही ध्रुव अंदर गया तो वो और हैरान हो गया, वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। ध्रुव एक काउंटर पर गया, वहाँ एक लड़की काली ड्रेस में खड़ी थी। जैसे ही ध्रुव उस काउंटर पर आया तो उस लड़की ने नीचे से ऊपर देखते हुए कहा मैं क्या मदद कर सकती हूँ अपनी सर। जैसे ही उस लड़की ने ध्रुव को देखा तो उसने अपना मुंह बना लिए। ध्रुव को उसका ऐसा करना ठीक नहीं लगा, फिर भी ध्रुव ने कहा मुझे कमल मेहरा सर से मिलना है। फिर ध्रुव ने वो कार्ड भी देखा दिया और बता दिया कि ये खुद कमल मेहरा सर ने दिया है। उस लड़की ने पहले फ़ोन पर किसी से बात की, फिर कहा आप कुछ देर वहाँ बैठो, आपको जल्दी ही बुलाते हैं। ध्रुव ने हाँ मैं सर हिलाया और वही वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गया। कुछ देर में वो लड़की ध्रुव के पास आई और बोली चलो तुमको सर ने बुलाया है। वो लड़की ध्रुव को घिन भरी नज़रों से देख रही थी। फिर वो लड़की आगे चलने लगी और ध्रुव उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो लड़की एक कमरे के बाहर रुकी और ध्रुव को कहा तुम अंदर जाओ। ये बोलकर वो लड़की वहां से चली गई। फिर ध्रुव ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर देखा तो वहां का नज़ारा कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था कि वो वहां की सबसे सुंदर जगह में से एक थी। ध्रुव ने देखा कि वहां कमल मेहरा बैठे थे। जैसे ही कमल ने ध्रुव को देखा तो उसको अंदर आने का इशारा कर दिया। फिर ध्रुव अंदर गया और अंदर जाते ही कहा गुड आफ्टरनून सर। कमल मेहरा ने कहा गुड आफ्टरनून, आओ बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। फिर उन्होंने ध्रुव को बैठने का इशारा किया। ध्रुव कुछ सोचने लगा और फिर वहां बैठ गया और कमल मेहरा की तरफ देखते हुए बोला अब आप कैसे हैं सर, आपको कुछ देर आराम करना चाहिए था, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। कमल मेहरा ने एक स्माइल के साथ कहा मैं ठीक हूँ, मुझको तो आना ही था, यहाँ कुछ काम रहता था और घर पर भी मैं बैठा ही रहता और यहाँ पर भी तो बैठा ही हूँ। तुम अपने बारे में कुछ बताओ, तुम क्या क्या कर सकते हो। वो सीधी काम की बात पर आ गए। इससे ध्रुव काफ़ी हैरान था। ध्रुव ने कहा मैं काफ़ी काम कर सकता हूँ, मुझे महीने में मेरे एग्ज़ाम भी है जिसके बाद मेरे पास कॉलेज की डिग्री होगी जिससे मुझे कोई अच्छा काम मिल पाएगा, तब तक मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। कमल मेहरा ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा वैसे भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको यहाँ जो काम दिया जाएगा उसके बारे में तुमको पहले ही सिखा दिया जाएगा और तुम चाहो तो कॉलेज के बाद भी यही काम कर सकते हो। ध्रुव ने कुछ सोचकर कहा सर मैं करने को तो कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन मैं पूरे दिन नहीं आ पाऊंगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ टाइम में मेरे एग्ज़ाम है इसलिए मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है। ये बोलने के बाद ध्रुव चुप हो गया और कमल मेहरा की तरफ देखने लगा। ध्रुव सोच रहा था कि क्या ऐसा बोलकर मैंने ठीक किया। ध्रुव घबरा रहा था क्यों आज से पहले ध्रुव जब भी किसी के पास काम के लिए जाता तो उसको ये बोलकर मना कर दिया जाता कि इतनी देर के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए ध्रुव को कोई अच्छा काम मिल ही नहीं पाया।
कमल मेहरा ने कहा कोई बात नहीं, कुछ टाइम में कॉलेज पूरा हो जाएगा तो तुम हर रोज आ जाना, तब तक तुम यहाँ के काम भी सीख लोगे। मैं तुमको अभी के लिए 25,000 दे सकता हूँ, जैसे जैसे तुम काम सीखते जाओगे तो ये बढ़ती जाएगी और कॉलेज पास होने के बाद भी इतनी होगी कि तुम अच्छे से रह सको। ध्रुव इससे पहले रेस्टोरेंट में 8,000 के लिए काम करता था। जैसे ही ध्रुव ने सुना कि उसको कितने पैसे मिलने वाले हैं तो ध्रुव ने तुरंत कहा ठीक है, मुझे इतने पैसे काफ़ी हो गए। फिर कमल मेहरा ने किसी को फ़ोन किया। उसके कुछ देर बाद ही कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में एक लड़की अंदर आई जिन्हें लाल टॉप और काली जीन्स पहनी थी। वो ध्रुव की उम्र की थी और देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। इतने में कमल मेहरा खड़े हो गए और बोले इससे मिलो, ये है मेरी बेटी रानी, और रानी ये है ध्रुव जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था। रानी ध्रुव के पास आई और उसकी तरफ अपना हाथ कर दिया। ध्रुव ने पहले अपना हाथ साफ किया और फिर रानी से हाथ मिला लिए। ध्रुव रानी से नजरें नहीं हटा पा रहा था। जैसे ही रानी ने ध्रुव से हाथ मिलाया तो मानो ध्रुव के अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। कमल मेहरा ने कहा रानी तुमको यहाँ क्या काम करना है वो सब बता देगी और 1 महीने की सैलरी भी देगी। तुम किसी टाइम से किसी टाइम तक आ सकते हो, वो रानी को बता देना। फिर ध्रुव और रानी बाहर आ गए। रानी ध्रुव को उनकी फैक्ट्री और ऑफिस के बारे में बताने लगती ताकि ध्रुव बता सके कि वो क्या काम अच्छे से कर सकता है। चलते हुए रानी ने कहा थैंक्स ध्रुव। जब ध्रुव ने पूछा किस लिए तो रानी ने कहा मेरी माँ नहीं है, अब बस मेरे पास मेरे पापा है जिनको मैं अपना बोल सकती हूँ। अगर उस दिन इनको कुछ हो जाता तो मैं भी जी नहीं पाती। तुमने इनको नहीं मुझे बचाया है। ध्रुव इस बात पर मुस्कुराने लगा और कहा ऐसा नहीं है, वो करना मेरा फर्ज था। सारी जगह देखने के बाद रानी ने ध्रुव से पूछा तो बोल ध्रुव तुम कौन सा काम करना चाहते हो। ध्रुव कुछ देर सोचकर बोला मेरा कॉलेज हफ्ते में 5 दिन लगा है और 9 बजे से 5 बजे तक, हालांकि मैं उससे पहले ही बाहर आ जाता हूँ। तो आप मुझे कोई ऐसा काम बताओ जो इस टाइम के बाद हो सके। ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, मैं करना चाहता हूँ। कुछ टाइम में एग्ज़ाम होने के बाद मैं टाइम पर आऊँगा और पीछे का जो काम भी बचा होगा वो भी कर लूँगा, लेकिन तब तक मुझे इतनी देर का काम बताओ। ध्रुव ने इतना कहा और रानी की तरफ देखने लगा। रानी ने कहा ठीक है, इतने टाइम के लिए भी मैं काम बता दूंगी, आओ मेरे साथ। फिर रानी ध्रुव को एक फैक्ट्री में ले गई। फैक्ट्री काफ़ी बड़ी थी। ध्रुव सोच रहा था कि यहाँ उसके लिए क्या काम होगा। इतने में रानी ने कहा ये देखो, यहाँ जो बॉक्स है उन पर कुछ नंबर है, वो तुमको नोट करने हैं। ये बॉक्स दिन में आते हैं और अगले दिन सुबह इनको दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है। तुम 5 बजे के बाद अगले दिन के 8 बजे तक ये काम कर सकते हो, जब भी तुमको टाइम मिले। इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे लगेंगे, उसके बाद तुम फ्री हो। चाहो तो घर जा सकते हो या फैक्ट्री के और कोई काम देख सकते हो। ध्रुव ने हैरानी से पूछा इतने से काम के इतने रुपए। रानी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है, इससे भी छोटे काम मिले जाएंगे और सैलरी इतनी या ज़्यादा भी, कुछ टाइम काम करने पर तुमको सब समझ में आ जाएगा। फिर रानी ने ध्रुव को एक चेक दिया जिस पर 25,000 का अमाउंट था। ध्रुव ने वो चेक लिए। ध्रुव उस चेक को देखकर इतना खुश हो गया कि उसने कुछ सोचा ही नहीं और सीधा रानी के गले लग गया। जैसे ही ध्रुव रानी के गले लगा तो रानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रानी को ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस ही रुक गई हो। पहली बार रानी किसके ऐसे गले लगी थी। इतने में ध्रुव को होश आया और वो एक झटके के साथ रानी से दूर हट गया। ध्रुव घबराते हुए सोचने लगा कि उसने ये क्या कर दिया। वो इतना पागल कैसे हो सकता है कि सीधा बॉस के ही गले लग जाए। ध्रुव ने घबराते हुए रानी से कहा प्लीज मुझे माफ़ कर देना, पता नहीं मैं कब से कोई अच्छा काम ढूंढ रहा था और आज मुझे काम भी मिल गया और इस काम की पहली सैलरी भी। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहता था लेकिन अपने आप हो गया सच्ची। रानी ने एक लंबी सांस ली और अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करते हुए बोली कोई बात नहीं ध्रुव, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम क्या फील कर रहे हो। अब मुझे कुछ और काम है, मैं चलती हूँ, तुम कल से यहाँ आकर काम कर सकते हो। ये बोलकर रानी वहां से चली गई। उसने एक बार भी ध्रुव का जवाब नहीं सुना। ध्रुव वही खड़ा रानी को जाते हुए देख रहा था। ध्रुव ने रानी के जाने के बाद सोचा मुझे भी चलना चाहिए और घर जाते हुए अपने दोस्तों के लिए कुछ लेता चलूंगा और मुझे कबीर और मोहित को भी तो बताना है कि मुझे काम मिल गया। फिर ध्रुव भी वहां से घर के लिए चला गया। घर जाते हुए ध्रुव ने बैंक से चेक के पैसा लिए और कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर आ गया। तब तक कबीर और मोहित भी आ गए थे। ध्रुव ने आते ही कहा मुझे एक अच्छी नौकरी मिल ही गई। ये सुनकर कबीर और मोहित खुश हुए और जल्दी से जाकर ध्रुव के गले लग गए। ध्रुव ने कहा चलो आज एक पार्टी करते हैं। फिर कबीर और मोहित ने कहा इसमें देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। जब ध्रुव अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था तो वही दूसरी और रानी अपने बेड पर लेटी हुई थी। जब भी रानी सोने की ट्राई करती तो उसको आज जो हुआ वो याद आने लगा। रानी कहती है ऐसा क्या था उस ध्रुव में जो मुझे वो इतना याद आ रहा है। जब से वो मेरे गले लगा है तब से मेरे दिमाग में बस वही घूम रहा है, यार कैसे निकलूँ अब मैं इसको। फिर रानी बेड पर बैठे गई और टीवी चला दिया और सोचने लगी अब जब तक नींद नहीं आती तब तक कोई मूवी देख लेती हूँ, इससे मुझे आज जो हुआ वो भी याद नहीं आएगा। वही एक और ध्रुव और उसके दोस्तों की पार्टी खत्म हो गई थी और वे सो गए। अगले दिन ध्रुव पहले कॉलेज गया और कॉलेज से सीधा अपने काम के लिए चला गया। 36 प्यार का सफ़र। ध्रुव ने कहा आप पहला दिन है तो मुझे लेट नहीं होना। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे।
ध्रुव ये सब सोचते हुए जा रहा था। आज ध्रुव की भूख भी नहीं लगी थी क्योंकि आज ध्रुव के पास पैसे थे तो उसने कॉलेज में कुछ कहा लिए था। ध्रुव ने काम पर जाने से पहले कुछ कपड़े लिए। ध्रुव सोच रहा था कि वो इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाला है, उसके पास कुछ अच्छे कपड़े तो होने चाहिए। लेकिन ध्रुव ने जो कपड़े लिए थे वो एकदम सिंपल थे। आज ध्रुव वही पहनकर काम के लिए जा रहा था। ध्रुव जब काम के लिए आया तो वो उस जगह चला गया जहां पर आज उसको काम करना था। वहां पर एक आदमी काम कर रहा था जिसके बारे में रानी ने ध्रुव को कहा था कि कौन सा काम कैसे करना है वो ये बात देगा। ध्रुव उसके पास गया और उससे बात करने लगा। ध्रुव को उससे बात करके पता चला कि उसका नाम राजन था और वो काफ़ी टाइम से यहाँ काम कर रहा था। राजन ने कहा, आपको सबसे आसान काम दिया गया है, ये काम काफ़ी जल्दी हो जाता है। कई बार कुछ ज़्यादा ही बॉक्स आ जाते हैं, उनके नंबर लिखना और उनको अलग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ध्रुव ने कहा, वो सब तो ठीक है पर आप मुझे ये तो बात सकते हैं अब मुझे क्या काम करना है, मुझे ये काम जल्दी करना है। राजन ने ध्रुव को घूर कर देखा और उन बॉक्स की तरफ जाने लगा और ध्रुव को पीछे आने का इशारा कर दिया। राजन ने ध्रुव को एक रजिस्टर देते हुए कहा, देखो इसमें जो लाल लाइन है उनमें ये लाल टैप वाले बॉक्स के नंबर लिखने हैं और पीली सीडी पीली टैप के और बाकी के जो है उनको अलग लिखा। ये कल 3 फैक्ट्री में जाएंगे, यहाँ का काम इनका पूरा हो गया, आगे का वो करेंगे। ध्रुव ने कहा ठीक है, फिर राजन वहां से चला गया। ध्रुव ने उन बॉक्स को देखते हुए कहा, चलो काम पर लगते हैं। ध्रुव ने कहा ठीक है, फिर राजन वहां से चला गया। ध्रुव ने उन बॉक्स को देखते हुए कहा, चलो काम पर लगते हैं। वहां पर 100 से ज़्यादा बॉक्स थे। फिर ध्रुव ने लाल बॉक्स को अलग और पीले को अलग कर रहा था, साथ साथ उनके नंबर भी लिख रहा था। जब ध्रुव काम कर रहा था तो वहां रानी आई और बोली, तो कैसे चल रहा है काम ध्रुव? ध्रुव ने पीछे देखा कि वहां रानी खड़ी थी तो ध्रुव ने कुछ देर काम को छोड़ और रानी के पास जाते हुए कहा, अच्छा चल रहा है, जैसे सोचा था ये उससे भी अच्छा है, आधे से ज़्यादा तो हो भी गया। रानी ने पूछा, इस काम के बाद क्या कर रहे हो? ध्रुव ने एक बार उन बॉक्स को देखा और कहा, कुछ नहीं, ये होने के बाद घर चला जाऊंगा, आपको कुछ और काम हो तो बताओ, मैं कर दूंगा। रानी ने कहा, नहीं नहीं और कोई काम नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए चलोगे? ये बोलने के बाद रानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिए। जैसे ही रानी ने ये बोला तो वो अपने मन में सोचने लगी कि ये क्या बोल दिया उसने, मैं तो यहाँ कुछ और काम आई थी, ध्रुव के सामने आते ही क्या हो जाता है। दूसरी ओर ध्रुव सोच रहा था कि अचानक रानी मैडम ने मुझे कॉफ़ी के लिए क्यों पूछ लिए, वो तो मुझसे कल ही मिली थी। फिर ध्रुव ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और रानी से कहा, मेरे बस थोड़ा सा काम बचता है, उसके बाद चले क्या? रानी ने उन बॉक्स को देखा और कहने लगी, ठीक है 7 बजे चलते हैं। ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया और रानी वहाँ से चली गई और ध्रुव जल्दी जल्दी अपना काम करने लगा। ध्रुव इतनी जल्दी कर रहा था कि उसका काम आधे घंटे पहले ही हो गया। ध्रुव ने सोचा कि मुझे रानी मैडम के साथ जाने में अभी टाइम है, तब तक मैं इस फैक्ट्री को ही देख लेता हूँ कि कहाँ पर क्या बना हुआ है। ध्रुव जब फैक्ट्री देख रहा था तो दूसरी तरफ रानी अपने कमरे में चिल्लाते हुए बोली, आह मुझे क्या हो गया है? बोला कुछ होता है और बोल कुछ देती हूँ, कहीं मुझे ध्रुव से प्यार तो नहीं हो गया है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ध्रुव को ठीक से जानती भी नहीं, फिर प्यार होना तो दूर की बात, वो बस मेरे दोस्त बन सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब रानी ये सब बोल रही होती है तो इतने में उसके दरवाजे पर नोक होता है। रानी चुप होती है और अंदर आने को बोलती है। रानी देखती है कि वहाँ ध्रुव आया है, फिर वो टाइम देखती है तो उसमें 7.05 हुए होते हैं। रानी खुद से बात करने में इतनी मगन हो गई थी कि उसने टाइम ही नहीं देखा। रानी ने ध्रुव से कहा, चले ध्रुव, किस रेस्टोरेंट में चलते हैं कॉफ़ी के लिए? ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया और दोनों रानी की गाड़ी में रेस्टोरेंट की ओर जाने लगे। रानी गाड़ी चला रही थी और ध्रुव दूसरी सीट पर बैठ था। रानी ने कहा, तुम इतने क्यों शर्मा रहे हो? ऐसा नहीं है, मैं पहली बार अपने बॉस के साथ कॉफ़ी पर जा रहा हूँ, थोड़ा अजीब तो होगा, और वैसे भी मैडम आपके तो कितने अमीर दोस्त होंगे जिनके साथ आप जाती होगी, ध्रुव ने कहा और शीशे से बाहर की ओर देखने लगा। रानी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, पहले तो तुम मुझे मैडम बोलना बंद करो, मेरा नाम रानी है तो तुम मुझे रानी ही कहना, और दूसरी बात ये, तुमने किसने कहा कि अमीर के दोस्ती अमीर ही होते हैं? दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है। लो रेस्टोरेंट भी आ गया। ध्रुव ने जब देख कि रानी उसको कहाँ पर लेकर आई है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि रानी ध्रुव को उसी रेस्टोरेंट में ले आई थी जहाँ पर ध्रुव पहले काम किया करता था। ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले ही रानी गाड़ी से नीचे उतर गई और ध्रुव को भी उतरने को बोल दिया। ध्रुव से कुछ कहा नहीं गया और वो भी उतरकर रानी के पीछे रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा। रानी अंदर जाते ही एक खाली टेबल पर बैठ गई और ध्रुव को भी बैठने का इशारा कर दिया। ध्रुव ने पहले देख कि रेस्टोरेंट का मालिक तो नहीं है यहाँ, जब उसको वो नहीं देखा तो ध्रुव वहाँ बैठ गया। रानी के पास एक वेटर आया और बोला, क्या लाऊं मैम? रानी ने कहा, 2 कॉफ़ी और 2 प्लेट फ्रेंच फ्राइज। जब उस वेटर ने ध्रुव को देखा तो वो ध्रुव को पहचाना गया कि ध्रुव कौन था, फिर वो वेटर अंदर चला गया। रानी ने पूछा, तो कैसे लग रहा है मेरे साथ यहाँ आकर? ध्रुव ने रानी की ओर देखा और कहा, अच्छा लग रहा है। रानी ने आगे पूछा, तो तुम कुछ मुझे अपने बारे में बताओ। मैं पहले इसी रेस्टोरेंट में काम करता था और बाद में मैंने ये काम छोड़ दिया, उसके बाद मुझे और कहीं काम नहीं मिला और उस तुम्हारे पापा ने मुझे अपने यहाँ काम पर रख लिए, ध्रुव ने कहा।
तभी वही वेटर कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज ले आया था। रानी ने उस वेटर के जाने के बाद एक फ्रेंच फ्राइज लिए और उसको खाते हुए बोली, तो क्यों छोड़ा थे ये काम? ध्रुव ने उस टाइम मैं एक लड़की के साथ था और उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ के मालिक ने मुझे जाने से मना कर दिया। उस लड़की ने फ़ोन पर कहा कि अगर वो नहीं आया तो वो उसको छोड़ देगी। मुझे काम और प्यार में से किसी एक को चुनना था, तो मेरे प्यार को चुना, लेकिन मेरे ख़राब किस्मत में वहाँ थोड़ा लेट हो गया तो वो लड़की किसी और लड़के के साथ चली गई और बाद में मैं यहाँ जब वापस आया तो मुझे यहाँ पर भी काम नहीं मिला। ध्रुव जब बोल रहा था तो रानी बस ध्रुव को देख रही थी। रानी ने कहा, किस्मत तुम्हारी नहीं उस लड़की की खराब थी जो उसने तुमको छोड़ा, चलो अब कुछ खा लो। रानी ने खाते हुए कहा, क्या और कुछ भी है बताने को? खाते हुए, मुझे बातें करने पसंद है, वैसे मुझे पता है ये अच्छी बात नहीं है, पर क्या करूं? ध्रुव ने कहा, जब भी मुझे सैलरी मिलती थी तो मैं ऐसे ही उस लड़की के साथ किसी रेस्टोरेंट डेट पर जाता था, जैसे भी हम आए हैं। फिर ध्रुव ने घबराते हुए कहा, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, ये कोई डेट नहीं है ना। रानी ने कुछ नहीं कहा और सोचने लगती, तुम्हारे लिए ये कोई डेट नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरे पहली डेट बन गई है। फिर दोनों ने अपना खाना पूरा किया। रानी ने कहा, मैं वॉशरूम में जाकर आती हुई बोलकर रानी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद ध्रुव के पीछे से आवाज़ आई, तू फिर आ गया, मैंने कहा था तुझे कि कभी यहाँ मत आना। जब ध्रुव ने पीछे देख तो उसने एक बार अपनी आंखें धीरे से बंद करते हुए कहा, जिस बात का डर था वही हो गया। ध्रुव के पीछे रेस्टोरेंट का मालिक मुकेश जोशी था। ध्रुव ने कहा, मैं यहाँ काम के लिए नहीं आया हूँ और अब मुझे ये काम चाहिए भी नहीं। तो तुझे दे भी कौन रहा है? तू अभी के अभी यहाँ से निकल और यहाँ दोबारा कभी आना मत, मुकेश जोशी ने कहा और ध्रुव को बाहर जाने का इशारा कर दिया। जब मुकेश जोशी ने टेबल पर खाना और कॉफ़ी देखी तो कहा, जो खाया है पहले उसके पैसे दे या बर्तन धो। इतने में किसी ने मुकेश जोशी पर चिल्लाते हुए कहा, आपको किसी से बात करने की तमीज नहीं है क्या? ये कैसे बात कर रहे हो इससे? जब सबने देख कि कौन है तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। जब ध्रुव ने उसको देखा तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और फिर ध्रुव ने कहा, अब ये यहाँ कैसे आ गई? वहाँ कोई और नहीं बल्कि निशिका थी। निशिका की बात सुनकर मुकेश जोशी ने कहा, आप इस लड़के को जानती नहीं हो और मैं अपने रेस्टोरेंट में इसको कुछ भी बोलूँ आपको इससे क्या? आप जाकर अपना काम करो ना, मैं तो इसको ऐसे ही बोलूँगा, कौन रोकेगा मुझे? किस में इतनी हिम्मत है? इतने में एक और आवाज़ आई, मैं रोकूंगी। जब सबने उस तरफ देखा तो वहाँ रानी खड़ी थी। रानी ने कहा, मैं 10 मिनट में आपका ये रेस्टोरेंट बंद करा सकती हूँ अगर आपने अभी के अभी ध्रुव से माफ़ी नहीं मांगी तो। इतने में एक और आवाज़ आई, मैं रोकूंगी। जब सबने उस तरफ देखा तो वहाँ रानी खड़ी थी। रानी ने कहा, मैं 10 मिनट में आपका ये रेस्टोरेंट बंद करा सकती हूँ अगर आपने अभी के अभी ध्रुव से माफ़ी नहीं मांगी तो। अब आप कौन है और इसको कैसे जानती है और मैं इससे माफ़ी क्यों मांगूंगा? मुकेश जोशी ने गुस्से से रानी को देखते हुए कहा, ध्रुव मेरे साथ यहाँ आया है और मेरा नाम रानी मेहरा है, इसलिए या तो इसे माफ़ी मांगो या जो होगा इसके लिए तैयार हो जाओ, रानी ने कहा और ध्रुव के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर निशिका आगे आई और बोली, आप अभी भी इससे माफ़ी नहीं मांगोगे? आपके पास ये आखिरी मौका है, आप अभी अपनी गलती की माफ़ी मांग लो, यही आपके लिए ठीक होगा। तुम दोनों लड़कियां पागल हो गई हो, इस 2 कौड़ी के लड़के के लिए मुझसे पंगा ले रही हो? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? जाओ, नहीं मांगता इससे माफ़ी, जो करना है कर लो। इतने में रानी को गुस्सा आया और उसने अपना फ़ोन निकला और किसी से बात करने लगी। जब उसकी बात पूरी हुई तो ध्रुव ने सोचा, ये सब अब ज़्यादा हो रहा है, उसको यहाँ से जाना चाहिए। फिर ध्रुव रानी के पास गया और बोला, छोड़ो ना, चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना। जब ध्रुव रानी से बात कर रहा था तो निशिका की नज़र ध्रुव की तरफ गई। निशिका ध्रुव को देखकर और गुस्सा हो गई और गुस्से में खुद से बोली, इसके लिए मैं इस आदमी से लड़ने आ गई। अब तो मुझे लगता है ये आदमी ठीक बोल रहा था, इस लड़के के बारे में ज़रूर इसी ने पहले इसके साथ कुछ किया होगा, तभी ये इस पर इतना गुस्सा है, इसने मेरे साथ भी तो कितना कुछ किया है। फिर निशिका ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अब मैं पीछे नहीं हट सकती, नहीं तो सब मुझ पर हंसेंगे। इतने में उस रेस्टोरेंट के बाहर 3 काली गाड़ी आई और उनमें से कुछ लोग जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर आ गए, जिनमें से एक आदमी तेजी से रानी की तरफ गया और बोला, मैम आप ठीक तो है ना? रानी ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुमको जो काम बोला है वो करो भी। फिर वो आदमी मुकेश जोशी के पास गया और उसको कुछ पेपर्स दिए। जैसे ही मुकेश जोशी ने वो पेपर्स पढ़े तो उसके पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, उसका रेस्टोरेंट एक ही पल में उससे दूर हो गया। उन पेपर्स में लिखा था कि ये रेस्टोरेंट गैरकानूनी है और इसको 7 दिन के अंदर खाली करना होगा, उससे अगले दिन इसको तोड़ दिया जाएगा और इस जगह पर ये रेस्टोरेंट बनाने के जुर्म में यहाँ के मालिक मुकेश जोशी को 3 लाख का जुर्माना देना होगा। मुकेश जोशी ये पढ़ते ही नीचे गिर गया और रंगते हुए ध्रुव के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। मुकेश जोशी ने रोते हुए कहा, ध्रुव भाई, एक बार मुझको माफ़ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, इनको बोलो कि ये भी मुझे माफ़ कर दे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुकेश जोशी को ऐसा करते हुए देख वहाँ के सभी लोग हैरान थे। कहा तो मुकेश जोशी इतनी अकड़ देखा रहा था और अब वो ध्रुव के पैरों में पड़ा है। और सबसे ज़्यादा हैरान तो निशिका थी। निशिका सोच रही थी कि कैसे इतनी पावरफुल लड़की ध्रुव की दोस्त है और उसके लिए मुकेश जोशी जैसे आदमी को इस हालत में ले आई। अगर ये लड़की ऐसा कर सकती है तो ये कुछ भी कर सकती है। CH37 लकी ध्रुव। ध्रुव भी सोच रहा था कि रानी ने ऐसा क्या किया जिससे ये घमंडी आदमी ऐसे मेरे पैरों में पड़कर माफ़ी मांग रहा है और रानी मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही है। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे
मुकेश जोशी ध्रुव के पैर फिर से पकड़ते हुए कहा, ध्रुव जब तुमको कोई काम नहीं दे रहा था तब मैंने तुमको काम दिया था और अच्छी सैलरी भी दी थी, उसके लिए मुझे एक बार माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम बोलोगे तो सब ठीक हो सकता है। जब मुकेश जोशी ये सब कर रहा था तो वहाँ के सभी लोग उसको ही देख रहे थे और कुछ लोग मुकेश जोशी की वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन मुकेश जोशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस ध्रुव से माफ़ी मांग रहा था। मुकेश जोशी ने ध्रुव के साथ जो किया उसके बदले रानी ने उसको ध्रुव के पैरों में लाकर छोड़ दिया था। मुकेश जोशी ने ध्रुव के साथ जो किया उसके बदले रानी ने उसको ध्रुव के पैरों में लाकर छोड़ दिया था। मुकेश जोशी की जब रो रो कर बुरी हालत होने लगी तो ध्रुव ने रानी से कहा, यार बहुत हो गया, अब जाने दो इसको, मैंने इसको माफ़ कर दिया है, अब तुम भी कर दो, मैं ये और नहीं देख सकता। रानी ने कहा, ठीक है तुम कहते हो तो ठीक है। फिर रानी ने कहा, ठीक है मैं तुमको एक मौका दे रही हूँ, अगली बार ऐसा किया तो ये पेपर्स मेरे पास ही है, याद रखना, अभी के लिए तुमको माफ़ किया जाओ। फिर रानी और ध्रुव जाने लगे तो जाते हुए ध्रुव ने अपनी कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज़ का बिल दिया और वहाँ से बाहर आ गया। निशिका वही खड़ी होकर ये सब देख रही थी, उसने तब तक ध्रुव से नज़र नहीं हटाई जब तक ध्रुव रानी की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला नहीं गया। ध्रुव के जाने के बाद निशिका भी वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ गाड़ी में ध्रुव ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया, वो तो पहले से ही ऐसा था, उसको तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप भी उसके जैसे क्यों बन रही हो। रानी ने सामने देखते हुए ही कहा, जो जैसा है उसके साथ वैसे बनाना पड़ता है ध्रुव, अगर अच्छे के साथ अच्छा होना चाहिए तो बुरे के साथ बुरा क्यों नहीं। ध्रुव ने जब देखा कि रानी कितने गुस्से में लग रही थी तो उसने कहा, चलो छोड़ो अब इस बात को, हम एक बार फिर हमारी नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। ठीक है, किसी और दिन हम लंच पर चले गए, रानी ने कहा और ध्रुव ने भी इस बात के लिए हाँ कर दी। फिर रानी ने ध्रुव को उसके घर पर छोड़ा और वहाँ से चली गई। ध्रुव ने देखा कि उसको आने में काफ़ी देर हो गई थी, फिर धीरे से ध्रुव अंदर गया, उसने देखा कि कबीर और मोहित सो रहे थे। ध्रुव उनकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने बेड की ओर चला गया। जब ध्रुव ने सोने से पहले अपने कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी खोली तो वहाँ उसके कपड़ों के पास एक टिकट पड़ा था। ध्रुव को याद आया कि वो तो इसी नाम के टिकट को देखना ही भूल गया। फिर ध्रुव ने वो टिकट अपने हाथ में लिए और देखा कि उस पर कल की डेट थी, इसका मतलब कल इस लॉटरी के इनाम का पता चलेगा। ध्रुव ने वो टिकट वापस रखा और अपने दूसरे कपड़े लेकर वहाँ से चला गया। वही दूसरी और निशिका काजल को बात रही थी कि आज क्या हुआ। काजल ने कहा, तू उसको ऐसे ही गलत समझ रही है, उसने जो किया वो गलती से किया होगा, कोई जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसको पता था कि उस रेस्टोरेंट पर जाने से उसके साथ क्या हो सकता है, फिर भी वो अपनी इतनी अमीर दोस्त को वहां लेकर गया। तुझे कुछ ये अजीब नहीं लगा कि उस आदमी से बदल लेने के लिए उसने ऐसा किया होगा, निशिका ने कहा। इस बात पर काजल के पास भी कुछ नहीं था बोलने को, इसलिए निशिका ने आगे कहा, देखा अब तो तू भी उसकी साइड नहीं ले पा रही, उसने ही ऐसा किया है, मैं जानती हूँ उस जैसे लड़के ऐसे ही होते हैं, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। अब बस भी कर, तुझे उसकी बुराई करे बिना नींद नहीं आती क्या। जब से वो तुमसे टकराया है तब से तू हर रोज उसको ऐसा ही बुरा बोली है, तू उसको कितना जानती है और बिना किसी को जाने किसी के बारे में कोई राय नहीं देनी चाहिए, काजल ने कहा और निशिका के पास से खड़ी होकर अपने बेड पर चली गई। निशिका ने वही बैठे हुए कहा, जितना मुझे पता है उतना काफ़ी है उसके लिए और कुछ जानना भी नहीं है इससे ज़्यादा, और तू मेरी साइड है या उसकी साइड जो बार बार उसकी ओर से बोलती है। इस बार काजल कुछ नहीं बोली। फिर निशिका भी दूसरी तरफ अपना चेहरा करके लेट गई और ध्रुव के बारे में ही सोचने लगी कि कैसे उसने इतनी चालाकी से अपना बदला लिए। जब निशिका ये सब सोच रही थी तो एक तरफ रानी भी अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रही थी। रानी को नींद नहीं आ रही थी, आज जो उसने ध्रुव के लिए किया वही उसके दिमाग में चल रहा था। रानी ने खुद से कहा, क्या ध्रुव मेरे लिए एक दोस्त से ज़्यादा होता जा रहा है, मैं क्यों वो सब कर देती हूँ जो मुझको नहीं करना होता, अगली बार से मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ फिर ना करूँ। अगले दिन ध्रुव उठा तब तक उसके दोस्त भी उठ गए थे। कबीर ने कहा, इतना टाइम भी नहीं रहा क्या कि कुछ देर हमारे पास बैठे कर जो हुआ वो बात सके। ध्रुव ने पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या बात नहीं की। फिर कबीर ने ध्रुव की तरफ अपना फ़ोन किया और उसमें एक वीडियो चला दी, ये कल रेस्टोरेंट में जो हुआ उसकी किसी ने वीडियो बनाकर डाल दी थी। मोहित ने उनके पास आते हुए कहा, अगर कोई ये वीडियो नहीं डालता तो हमें पता ही नहीं चला था कि तुमने इसके साथ क्या किया था। ध्रुव ने वो वीडियो देखने के बाद कहा, जैसे तुम सब सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये वीडियो आधी है, जो लास्ट में हुआ था वो इसमें है ही नहीं। उस वीडियो में मुकेश जोशी जब ध्रुव को निकलने को बोल रहा था तब से लेकर ध्रुव के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने तक की थी, उसमें भी बीच के कुछ सीन को काट दिया तो उसमें ऐसा लग रहा था कि ध्रुव ने मुकेश जोशी से बदला लिए था। ध्रुव की बात सुनकर मोहित ने कहा, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये वीडियो कॉलेज के ग्रुप में भी किसने डाल दी है, अब सबको पता चल जाएगा कि तुम्हें इसके साथ क्या किया। कबीर ने पूछा, तू ये सब छोड़, ये बात कल असल में हुआ क्या था, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ध्रुव ने कहा, ठीक है। फिर ध्रुव ने शुरू से लेकर लास्ट तक सारी बात बता दी। बात खत्म होने के बाद मोहित ध्रुव के पास गया और बोला, तेरी मैडम ने तेरे लिए इतना सब कर दिया और वो तेरे साथ डेट पर भी गई, ये तो कितनी बड़ी बात है। वो कोई डेट नहीं थी, हम बस साथ में कॉफ़ी पीने गए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि रानी मैडम मुझे किस रेस्टोरेंट में लेकर जा है, पता होता तो मैं पहले ही मना कर देता।
फिर कबीर ने कुछ सोचने के बाद कहा, यह भी अच्छा हुआ कि किसी ने ये वीडियो पूरी नहीं डाली। मोहित ने पूछा, इसमें अच्छा क्या है? इसमें अच्छा ये है कि अब कॉलेज में कोई भी ध्रुव से पंगा नहीं लगा, सबको पता चल गया होगा कि ध्रुव जैसे दिखता है वैसे है नहीं, कबीर ने दोनों को बताया। फिर मोहित ने कहा, तो चलो फिर हम कॉलेज चलते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि वो सब ध्रुव के बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर तीनों कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगे। ध्रुव ने जब अपने कपड़े लेने के लिए अपनी अलमारी खोली तो उसको वो टिकट फिर से दिख गई। ध्रुव ने अपना फ़ोन निकला और उस टिकट का फैसला देखने लगा। उसके फ़ोन में जिस टिकट पर इनाम थे उनके नंबर आ गया। फिर ध्रुव ने अपनी टिकट उठाए और सब में मिलने लगा, लेकिन कोई भी नंबर उसकी टिकट से मैच नहीं हुआ। ध्रुव ने नंबर ढूंढते हुए कहा, मुझे तो पहले ही पता था कि मेरे ये पैसे तो उस लड़की ने बर्बाद कर दिए हैं। ध्रुव को उस लिस्ट में नंबर नहीं मिला। इतने में कबीर ने ध्रुव के पास आते हुए कहा, ये सब क्या कर रहा है तू? तुझे पता है ना इनमें पैसा बर्बाद होते हैं, ये कितने की है? ध्रुव ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, यार ये ऐसे ही है, मैं भी लक में नहीं मानता, मेरा नाम ही ध्रुव है पर मुझे पता है मेरे पास लक नहीं है। ध्रुव ये बोलकर हंसने लगा। कबीर ने पूछा, कुछ निकल क्या इसमें? नहीं यार, ये सारी लिस्ट देख ली पर कुछ नहीं मिला। जैसे ही ध्रुव अपने फ़ोन को बंद करने वाला था तो उसकी नज़र ऊपर एक साइड में चमक रहे नंबर पर गई, वहाँ लिखा था टॉप 3। फिर ध्रुव ने उस पर क्लिक किया और देखने लगा। वो देखते ही ध्रुव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ध्रुव ने कहा, लग गई। कबीर ने कहा, क्या, कितने की? ध्रुव ने कबीर की ओर देखा और कहा, 1 करोड़ की फर्स्ट प्राइज़ लगा है। फिर कबीर ने ध्रुव से वो टिकट लिए और अपने फ़ोन में निकालकर उसका नंबर मिलने लगा। कबीर ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुझे सच में लॉटरी लगी है? ये बोलते हुए कबीर ध्रुव के गले लग गया और फिर दोनों खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से कूदने लगे। इतने में मोहित वहां आया। जब उसने देखा कि कबीर और ध्रुव कूद रहे हैं तो वो भी उनके साथ कूदने लगा। कूदते हुए मोहित ने पूछा, हम कूद क्यों रहे हैं? तेरे भाई ध्रुव को लॉटरी का पहला इनाम लगा है, 1 करोड़ का, कबीर ने कहा और मोहित के कंधे पर हाथ रख दिया। ये सुनते ही मोहित हैरानी के मारे नीचे गिर गया। फिर ध्रुव और कबीर ने कूदना बंद किया और मोहित के साथ नीचे बैठ गए। कबीर ने पूछा, तू ठीक तो है ना? मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था, लेकिन ये सच है। मोहित ने ध्रुव के गले लगते हुए कहा, बधाई हो ध्रुव, अब से सब कुछ बदलने वाला है तेरा, अब से बस खुशियां ही खुशियां होगी तेरी लाइफ में। ध्रुव ने कहा, मेरी नहीं हमारी लाइफ में। तुम सब क्या सोच रहे हो? पैसे आने के बाद मैं तुमको छोड़ थोड़ी दूंगा, हम सब जहां भी होगी साथ में होंगे। कबीर ने कहा, अब ये सब छोड़ो, लॉटरी की जगह फ़ोन करो और उनको बताओ कि तुमको लॉटरी लगी है, वो तुमको तुम्हारा इनाम दे। फिर ध्रुव ने अपना फ़ोन निकला और उस जगह फ़ोन कर दिया। सामने से एक आदमी ने पूछा, आप हमें अपनी कोई आइडेंटिटी प्रूफ दे और पहले अपनी लॉटरी टिकट नंबर बताए। फिर ध्रुव उसको अपनी कुछ जानकारी दी और लॉटरी नंबर भी बात दिया। सामने से उस आदमी ने कहा, बधाई हो सर, आपको पहला इनाम लगा है, इसलिए हम आपका काम जल्दी करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी आपको आपके पैसे दे देंगे। आपके पास हमारा एक आदमी आएगा ये देखने के लिए कि आपके पास सच में ये ठीक है या नहीं, अगर हुआ तो वो आपके बारे में हमें बताएगा और हम तुरंत आपको आपका इनाम दे देंगे। ध्रुव ने कहा, ठीक है, आप जब चाहिए यहाँ आ सकते हैं। फिर ध्रुव ने फ़ोन काट दिया और अपने दोस्तों को ये बात दी कि उस आदमी ने इनाम के बारे में क्या कहा। वैसे इनाम के पैसों पर टैक्स नहीं लगा, इसलिए हमें पूरे पैसे मिलेंगे, मोहित ने कहा। एक पार्टी तो बनती है यार, कबीर ने ध्रुव से कहा। ध्रुव ने उसकी बात पर कहा, पार्टी तो हम करेंगे, लेकिन इनाम के पैसे आने के बाद अभी छोटी पार्टी में क्या मजा, पूरी बड़ी पार्टी करते हैं, क्या बोलते हो तुम दोनों? कबीर और मोहित ने कहा, ये हुई ना बात, उसके बाद देखते हैं कि कितने पैसों से क्या करना चाहिए जिससे पैसे बचे रहे, कबीर ने कहा। ध्रुव ने कहा, वो हम सोच लेंगे कि इन पैसों का क्या क्या करना है, अब से हम एक अच्छी लाइफ जीने वाले हैं। ध्रुव की लॉटरी लग गई थी जिसे कबीर और मोहित भी खुश हो गए। मोहित ने कहा, अगर अभी हम कॉलेज गए और हमारे पीछे से वो पैसे लेकर आ गए तो हम क्या करेंगे? कबीर ने कहा, नहीं, वो आने से पहले फ़ोन कर देंगे ध्रुव को, लेकिन अभी तो कॉलेज चलते हैं। ध्रुव को भी यही ठीक लगा। फिर वे कॉलेज के लिए चले गए। जैसे ही वे कॉलेज में गए तो आज सब लोग ध्रुव को अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। कोई अपने फ़ोन में वीडियो चलाकर अपने पास वाले को दिखा रहा था, लेकिन कोई भी ध्रुव के सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मोहित ने कहा, ये तो जैसे सोचा था उससे भी ज़्यादा हो गया, लगता है सभी ने वो वीडियो देख ली। सबको लगता होगा ध्रुव जो उसके साथ कर सकता है वो हमारे साथ भी कर सकता है, कबीर ने कहा और ध्रुव के कंधे पर हाथ रख दिया। पर मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुमको भी पता है अब सभी ऐसा रहेंगे जैसे पता नहीं मैं कोई राजा हूँ, पर मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या सब पहले जैसे नहीं हो सकता क्या? ध्रुव ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा। पर तुझे ऐसा करना ही क्यों है? चल कोई बात नहीं, छोड़, ये सब तेरी किस्मत बदली है तो उसको मजा ले, चिंता क्यों करता है, जो होगा वो हम बाद में देख लेंगे, कबीर ने ध्रुव से कहा। फिर वे क्लास की ओर चले गए। जैसे ही ध्रुव क्लास में गया तो वो किसी से टकरा गया। उसने देखा कि वो कोई लड़की है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो लड़की खड़ी होते हुए बोली, अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते? जब उसे ध्रुव को देखा तो कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? CH38 हैप्पी मोमेंट्स। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनम थी। इतने में उसके पास उसका बॉयफ्रेंड अमर भी आ गया। कैल्की
द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव ने कहा, मैं तो देख के ही चलता हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारा ही ध्यान कहीं और है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जबान लड़ाओ गए, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अमर, इसको मारो, इसकी औकात देखा दो आज, सोनम ने ध्रुव की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। जैसे ही अमर आगे आया तो उसकी नज़र ध्रुव से मिली और वो वहीं रुक गया। मोहित ने उसके मज़े लेते हुए कहा, लगता है तुम कल वाली वीडियो ठीक से नहीं देखी, एक बार फिर से देख लेना, लड़ना हो तो। जब अमर आगे नहीं बढ़ा तो सोनम ने कहा, तुम इसको मार क्यों नहीं रहे हो? मारो इसको, तुम्हारे पास तो कितने दोस्त हैं, सबके साथ मिलके इसकी बुरी हालत कर दो। इतने में अमर सोनम पर चिल्लाते हुए बोला, चुप रहो तुमको पता भी है ध्रुव ने कल क्या किया? वो कॉलेज के पास वाले रेस्टोरेंट का मालिक मुकेश जोशी को अपने पैरों में गिरने पर मजबूर कर दिया। वो इतना बड़ा बड़ा आदमी था, उसके साथ पता नहीं कितने अमीर लोग थे, फिर भी वो इससे माफ़ी मांग रहा था। ये देखो कल की वीडियो। फिर अमर ने वो वीडियो सोनम को देखा दी। उस वीडियो को देखने के बाद एक बार तो सोनम घबरा गई, फिर कहा, तो क्या हुआ? तुम भी तो कितने अमीर हो, तुम भी तो ऐसा कर सकते हो, और इसके पास है ही क्या? मोहित से रहा नहीं गया और उसने कहा, ये कोई गरीब नहीं है, ये करोड़पति है, और अब इसके पास सबसे अच्छी नौकरी भी है, जिसकी सैलरी कॉलेज पूरे होते ही 5 लाख हो जाएगी। जैसे ही मोहित कुछ और बोलने वाला था तो ध्रुव और कबीर ने उसको चुप करा दिया। ये सुनते ही मानो सोनम पर कोई बम गिर गया हो, उसके होश ही उड़ गए। सोनम ने धीरे से कहा, ध्रुव करोड़पति है। ध्रुव को पता था कि वो अगर यहाँ कुछ देर और रुका तो मोहित उनको सब बात देगा, इसलिए ध्रुव ने मोहित और कबीर का हाथ पकड़ा और वहाँ से बाहर चला गया। उनके जाने के बाद अमर ने कहा, लगता है ये मोहित सच बोल गया, ध्रुव सच में एक करोड़पति होगा, इसलिए तो उसने मुकेश जोशी जैसे आदमी को 10 मिनट में पैरों में गिरा दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इतनी टाइम से मैं ऐसे आदमी से पंगा लेने की सोच रहा था, पता नहीं वो मेरा क्या हाल करता। दूसरी तरफ सोनम को गुस्सा आ रहा था कि ध्रुव ने इतना बड़ा राज उसको पहले नहीं बताया। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं ध्रुव को कभी छोड़ती ही नहीं, लेकिन अब मुझे किसी भी तरह ध्रुव को फिर से पाना है। अमर ने सोनम की कमर में हाथ डालते हुए बोला, छोड़ो बेबी, हमें क्या, वो कितना भी अमीर हो, हमें पता चल गया ना, अब हम उसके रास्ते में नहीं आएंगे, चलो हम भी कहीं बाहर चलते हैं। इतने में अमर की गाल पर किसी का थप्पड़ आकर लगा। वो इतनी जोर से था कि पूरी क्लास में आवाज़ गूंज गई। अमर ने देखा कि किसने थप्पड़ मारा है तो वो हैरान रह गया। वो थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि सोनम ने मारा था। सोनम ने अमर का हाथ दूर करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अमर ने कहा, बेबी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो क्या मैं तुमको छू भी नहीं सकता क्या? हमारे बीच इतना सब कुछ हो गया है, अब छूने में क्या है? अमर ने सोनम से पूछा। सोनम ने कहा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड कभी नहीं थे और न मैं तुमको प्यार करती थी, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे दूर हो जाओ। मैं ध्रुव से प्यार करती हूँ और मुझे उसी के साथ रहना है। इतने में अमर को गुस्सा आया और उसने सोनम को जोर से थप्पड़ लगते हुए कहा, तुझ जैसे लड़की किसी की नहीं होती, बस पैसों की होती है। ध्रुव ने सही कहा था, जिस दिन तुझे कोई मुझे ज़्यादा पैसे वाला मिला तो तू मुझे छोड़कर उसके पास चली जाएगी। अब जब तुझे पता चला है कि ध्रुव करोड़पति है तो तू उसके पास जाना चाहती है। इतना बोलकर अमर ने सोनम को एक थप्पड़ और मार दिया, जिससे सोनम के होठों के पास थोड़ा खून आने लगा। अमर ने गुस्से में सोनम को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जब अमर ऐसा कर रहा था तो क्लास के कुछ लड़कों ने धीरे से उसकी वीडियो बना ली। अमर ने कहा, तुझे कोई नहीं मिल सकता, तू हमेशा अकेली ही रहेगी, याद रखना। मैं ये बोलकर वहां से चला गया और उन लड़कों ने सोनम की वीडियो कॉलेज के ग्रुप में डाल दी, जिसे कुछ ही देर में सोनम सबकी नज़रों में गिर गई। सबको पता चल गया था कि सोनम पैसों के लिए किस हद तक जा सकती है। ध्रुव भी घर पर आ गया था और वो आज जो सोनम के साथ हुआ उसकी वीडियो देख रहा था। इतने में मोहित ने कहा, अच्छा हुआ इसके साथ, अब इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। कबीर ने ध्रुव के पास बैठे हुए कहा, ध्रुव अब तू इससे बचा कर रहना, ये तेरे पास वापस आने की कोशिश करेगी, इसको आने मत देना। ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया। ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। ध्रुव ने देखा कि कोई नया नंबर है। ध्रुव ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। सामने से आवाज़ आई, सर आपने जो पता दिया था मैं उस पर आ गया हूँ, आप टिकट दिखाकर पैसे ले लेते। ध्रुव ने कहा, तुम रुको मैं आता हूँ। फिर ध्रुव उसके पास जाकर उसे अपने घर ले आया। मोहित ऐसे देख रहा था जैसे उसने वो पैसे बाहर ही छोड़ दिए हो। कबीर ने मोहित से धीरे से कहा, पैसे ये नहीं देगा, ये बस टिकट देखने आया है। ध्रुव ने उसको टिकट देख दी। टिकट देखने के बाद उस आदमी ने कहा, ये टिकट तो सही है, ये बोलकर उसे अपने फ़ोन से किसको फ़ोन कर दिया। फिर उसने अपना फ़ोन ध्रुव को दिया और कहा, लो बात करो। ध्रुव ने वो फ़ोन लिए और अपने कान के लगा लिए। सामने से आवाज़ आई, सर हमारे आदमी ने देख लिए है, सब ठीक है, आप अपनी बैंक डिटेल्स बात दें, हम आपको आपके पैसे भेज देते हैं। ध्रुव ने कहा, ठीक है, और उसको अपना बैंक नंबर बात दिया। उस आदमी ने कुछ देर बाद कहा, हमारी टिकट लेने के लिए धन्यवाद, हम चाहते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और अधिक से अधिक इनाम जीते। ध्रुव ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ जुड़ा रहूं, वैसे ये पैसे कब तक आ जाएंगे? उस आदमी ने कहा, सर ये थोड़ी बड़ी रकम है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, जब पैसे आ जाए तो आप हमारे आदमी को टिकट दे देना। ध्रुव ने कहा, ठीक है, और उस आदमी को उसका फ़ोन वापस कर दिया और फिर उस आदमी ने कुछ बात की और फ़ोन काटकर जेब में रख लिए।
इतने में कबीर ने उस आदमी को चाय दी और साथ ही ध्रुव और मोहित को भी और उनके साथ ही खुद भी लेकर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद ध्रुव के फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ आए हैं। अब ध्रुव के अकाउंट में 1,22,365 रुपये थे। ध्रुव इतनी बड़ी रकम देखकर काफ़ी खुश हुआ और फिर अपना फ़ोन कबीर और मोहित को दिखाने लगा। ये देखने के बाद तीनों उसी आदमी के सामने सुबह के जैसे कूदने लगे। फिर उस आदमी ने ध्रुव को बधाई दी और कहा, सर अब मुझे भी चलना चाहिए, नहीं तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा। ध्रुव ने कहा ठीक है जाओ, और फिर वो टिकटें उस आदमी को दिया और फिर वो वहाँ से चला गया। ध्रुव ने कहा अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। कबीर तुम कल कोई अच्छा सा घर देख लेना, हम कब तक इस किराए के घर पर रहेंगे। कबीर ने कहा मैं भी यही सोच रहा था, आज के टाइम जैसे हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है उसमें घर लेने ही ठीक होगा। आगे कभी तुम उस घर की जगह कोई और घर लोगे तो तुमको अब लिए हुए घर को बचने पर पहले से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। मोहित ने अपने बालों को पकड़ते हुए कहा कैसे, मुझे समझ नहीं आया। कबीर ने कहा ठीक है मैं तुम दोनों को समझाता हूँ, मान लो अब हमें 20 लाख का कोई घर या फ्लैट लिए, आज से 5 से 6 साल बाद उस घर की कीमत 25 से 30 लाख तक हो सकती है, इससे हमारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। ध्रुव ने कहा तुम दोनों कल ही कोई अच्छा घर या फ्लैट देख लेना। कबीर ने पूछा क्यों, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो क्या, हम साथ में घर देखते हैं। ध्रुव ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारी पसंद पर भरोसा है, अब मुझे काम पर जाना है, मैं भी रात होने से पहले वापस आने की कोशिश करूँगा, पैसे आने के बाद काम थोड़ी छोड़ सकते हैं। कबीर ने कहा ठीक है तुम जाओ, रात को हम पार्टी करते हैं। ध्रुव ने कहा ठीक है और फिर ध्रुव वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में ध्रुव फैक्ट्री में आ गया था। ध्रुव ने देखा कि राजन अभी भी वही काम कर रहा था। ध्रुव ने राजन से पूछा तुम यहाँ पर कब से कब तक काम करते हो। राजन ने बताया कि वो सुबह 9 से 6 बजे तक काम करता है। ध्रुव ने पूछा और इतनी देर के कितने मिल जाते हैं आपको। राजन ने अपनी हल्की सी आवाज़ में कहा मिल जाते हैं 45,000। तो ये बोलकर राजन फिर से अपने काम में लग गया था। ध्रुव ने सोचा वो यहाँ थोड़ी देर ही काम करता है, फिर भी उसको काफ़ी मिलता है, जब वो यहाँ ज़्यादा देर करने लगेगा तो कितना कम लेगा। यही सोचते हुए ध्रुव अपने काम के लिए चला गया। उसने देखा कि वहाँ काफ़ी बॉक्स पड़े थे। ध्रुव ने कहा चलो ये काम पूरा करते हैं। कुछ देर काम करने के बाद ध्रुव ने सोचा क्या मुझे रानी को बताना चाहिए कि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और उस रजिस्टर को नीचे रख दिया और बोला जितना आसान लग रहा था ये उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। एक तो इन बॉक्स पर छोटे छोटे नंबर और फिर इनको अलग करने, ये पहले ही अलग नहीं आ सकते क्या। ध्रुव सोचा क्या मुझे रानी से मिलने जाना चाहिए और क्या मैं उनको अपने इनाम के बारे में बोलूँ या नहीं। वो भी मुझे सब बताती है तो मुझे भी उनको बताना चाहिए, वैसे भी आज नहीं तो कल उनको पता चल ही जाएगा। इससे तो अच्छा है मैं ही उनको बात देता है, उनके पास जाने से पहले ये बचा हुआ काम पूरा करता हूँ। फिर ध्रुव ने वो काम पूरा किया और काम पूरा होते ही रानी के ऑफिस की ओर चला गया। ध्रुव ने बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड से पूछा रानी मैडम अंदर है क्या, तो उस गार्ड ने हाँ में जवाब दिया और फिर ध्रुव ने दरवाज़ा खटखटा दिया। अंदर से आवाज़ आई आ जाओ। फिर ध्रुव अंदर चला गया। रानी वहीं बैठी एक फाइल में कुछ काम कर रही थी, लेकिन जब रानी ने ध्रुव को देखा तो वो रुक गई और खड़ी हो गई। रानी ने कहा अरे ध्रुव तुम आओ बैठो। जब ध्रुव बैठ गया तो रानी भी बैठ गई। फिर रानी ने पूछा कैसे आना हुआ ध्रुव इस टाइम। बात ही कुछ ऐसी थी, नहीं बताता तो मुझे नींद नहीं आती और आपको किसी और पता चलता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपको पहले ही बताने आ गया, ध्रुव ने खुश होते हुए कहा। ध्रुव को इतना खुश देखकर रानी से भी रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम इतना खुश हो रहे हो। वो क्या है ना, कुछ दिन पहले मैंने एक टिकट लिया था, वैसे मैं लॉटरी टिकट पर पैसे नहीं लगता, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ हुआ कि मुझे वो लेनी ही पड़ी और आज उसका पता चला, मुझे उसमें पहला इनाम लगा है पूरे 1 करोड़ का, ध्रुव ने खुश होते हुए कहा। ये सुनते ही रानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वैसे तो रानी के पास भी करोड़ पैसे थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। बधाई हो ध्रुव, अब तो तुम सच में ध्रुव हो गए, तो तुम्हारी किस्मत बदल ही गई। मैंने एक लाइन सुनी थी, होगा वही जो किस्मत में लिखा होगा, और तुम्हारी किस्मत देखो कैसे बदली है, रानी ने खुशी से ध्रुव को देखते हुए कहा। ये लाइन सुनते ही ध्रुव को तारा की याद आ गई। उसने कहा था कि कोई चीज़ उसकी किस्मत पूरी तरह बदल देगी और हुआ भी वही, ध्रुव की किस्मत पूरी बदल गई। ध्रुव ने सोचा कल मुझे एक बार तारा के पास जाकर उससे बात करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि उसको कैसे पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर रानी ने बोला कहाँ खो गए ध्रुव। ध्रुव का ध्यान फिर रानी पर गया और उसने कहा कहीं नहीं। रानी ने कहा ऐसा ही चलेगा, तुम तो ऐसे खाली खाली बात रहे हो, एक पार्टी तो देनी हो। ध्रुव ने कहा ठीक है, तो कल शाम का खाना मेरे साथ किसी अच्छी जगह पर जाकर खाते हैं। फिर रानी ने हाँ भर दी और फिर ध्रुव खड़ा होते हुए बोला तो अब मुझे चलना चाहिए, तुम अपना काम कर लो, कल मिलते हैं। रानी ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ भर दी और फिर ध्रुव घर के लिए निकल गया। ध्रुव ने सोचा अरे मैं भूल गया, कबीर और मोहित ने मुझे आज जल्दी आने को कहा था, हमें पार्टी भी करनी थी, घर जाते हुए कुछ लेता हुआ चलता हूँ पार्टी के लिए, बाकी सब कुछ तो मुझे पता है उन दोनों ने पहले ही ले लिया होगा, फिर भी कुछ ले लेता हूँ। CH39 ट्रस्ट इश्यूज। फिर ध्रुव ने खाने के लिए अच्छा सा खाना और कुछ पीने के लिए ड्रिंक्स ली और घर पर आ गया।
कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। घर पर आते ही मोहित ने कहा हम तेरा कब से वेट कर रहे थे यार, वहाँ कुछ काम ज़्यादा था, फिर आते हुए ये थोड़ा सामान भी तो ले है जिससे पार्टी और बड़ी हो जाए। इतने में कबीर ने म्यूज़िक ऑन कर दिया और बोला चलो पार्टी शुरू करते हैं। फिर तीनों ने कुछ देर डांस किया, फिर जो सामान लाए थे उनको खाने और पीने लगे। मोहित ने कहा पार्टी का मज़ा तो आज ही आया है, बाकी तो हम ऐसे ही करते थे। कबीर ने कहा चलो तुझे आज तो आया। इस बात पर ध्रुव और कबीर हंसने लगे और फिर मोहित ने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पार्टी अच्छी नहीं होती थी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाली ज़्यादा अच्छी है। इस बात पर तीनों फिर से हंसने लगे। कबीर ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा सच यार ध्रुव, तेरे लिए हम सच में खुश है। हमें पता है कि तूने कैसे अपनी लाइफ जी है और पहले तेरी किस्मत कितनी बुरी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, तेरी किस्मत सच में बदल गई है। फिर तीनों दोस्त गले लग गए। फिर ध्रुव ने कहा काफ़ी रात हो गई है, अब सो जाओ, सुबह काफ़ी कुछ करना है। कबीर और मोहित को ये ठीक लगा और वे सोने चले गए और ध्रुव भी अपने बेड पर जाकर सो गया। सोते टाइम ध्रुव सोच रहा था कल कॉलेज से जल्दी निकल कर मैं तारा से मिलने जाऊंगा और उसके बाद रानी को कहीं खाना खिलाने भी लेकर जाना है, बाकी घर का तो कबीर और मोहित देख ही लेंगे। फिर ध्रुव ने लाइट बंद की और सो गया। जहां ध्रुव आराम से सो रहा था वहीं एक तरफ सोनम की नींद उड़ी हुई थी, वो पूरे कॉलेज में बदनाम हो गई थी। सोनम ने कहा ध्रुव तुम मुझसे अब कितना भी दूर जाने की सोच लो, मैं तुमको अपना बनाकर ही रहूंगी। सोनम ने कहा अगर तुम मुझे पहले बात देते तो मैं तुम्हारे साथ होती ध्रुव और तुम्हारे पैसे उड़ा रही होती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, मैं तुमको अभी भी अपना बना सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब मैं तुमको अपने आप को वापस अपनाने का बोलगी तो तुम मना कर दोगे, इसलिए मैं ऐसा कुछ करूँगी कि तुम खुद मेरे पास आओगे। सोनम ये बोलकर हंसने लगी। अगले दिन ध्रुव पहले अपने दोस्तों के साथ कॉलेज चला गया। जाते हुए ध्रुव ने उनको कहा तू कॉलेज के बाद घर ढूंढने चले जाना, मुझे कहीं और जाना है, मैं तुमको रात को मिलूंगा। फिर कबीर ने कहा ठीक है ध्रुव, रात को हम काफ़ी अच्छे घर ढूंढ कर ही आएंगे। फिर तीनों क्लास में चले गए। लगभग 2 बजे ध्रुव कॉलेज से निकल गया और तारा से मिलने के लिए जाने लगा। ध्रुव जल्दी जाने के लिए ध्रुव ने टैक्सी कर ली और कुछ ही देर में ध्रुव तारा के पते पर आ गया। ध्रुव ने देखा कि आज भी वहां पर कोई नहीं है, वो जगह खाली पड़ी है। फिर ध्रुव ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। वो जगह थोड़ी डरावनी सी लग रही थी, इसलिए ध्रुव तारा को आवाज़ देने लगा। इतने में ध्रुव को एक आवाज़ आई अंदर आ जाओ। फिर ध्रुव अंदर चला गया। ध्रुव ने देखा कि तारा वहीं बैठी थी जहां वो उसे पिछली बार मिली थी। ध्रुव ने तारा से धीरे से कहा आपने इस जगह को ऐसा क्यों बना रखा है और आप यहाँ अकेले ही रहते हो, आपको डर नहीं लगा? डर कैसे डर, अपने घर में किसको डर लगा है, और मैं यहाँ अकेले नहीं रहती, मेरे साथ मेरे कामवाली रहती है, वो बाहर कुछ सामान लेने गई है, तारा ने अपने चेहरे से बाल हटाते हुए कहा। इतने में ध्रुव जल्दी से तारा के सामने जाकर बैठ गया और कहने लगा आपने जो जो कहा था वो सब हो गया, मेरी किस्मत बदल गई, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली जिसने मेरी किस्मत बदली। तारा ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा ये अच्छी बात है कि तेरी किस्मत बदल गई, लेकिन तू सोच कि तेरी किस्मत किससे बदली है, तुझे ऐसा क्या मिल गया जिसने तेरी किस्मत को ही बदल दिया? लेकिन मुझे कुछ तो बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या मिला था, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं, चलो यही बात दो कि वो दिखने में कैसे हो सकता है, ध्रुव ने पूछा। फिर तारा ने कहा चलो एक बार फिर से कार्ड देखते हैं। ये बोलकर तारा ने अपने कार्ड ध्रुव के सामने बिछा दिया। तारा ने कहा ध्रुव कोई 3 कार्ड निकालो, उनसे पता चलेगा तेरी किस्मत का। ध्रुव अपना हाथ कार्ड के ऊपर घूमने लगा। ध्रुव सोच रहा था कि कौन सा ले। फिर ध्रुव ने एक एक करके 3 कार्ड बाहर निकल लिए और उनको तारा के सामने रख दिया। तारा ने उन कार्ड को एक एक करके सीधा किया और देखने लगी। पहले कार्ड पर 2 मूर्ति अलग अलग साइड फेस करके खड़ी थी, जिसमें एक सफ़ेद और दूसरी काली थी। तारा ने कहा तुमको किसी से खतरा होने वाला है जो दिखने से तुमको पता नहीं चलेगा, और साथ ही एक तुम्हारी मदद के लिए खड़ा होगा, उसको ढूंढना तुम्हारा काम है। ध्रुव ने सोचिए तो कुछ समझ नहीं आया, चलो अब दूसरा से देखते हैं। फिर तारा ने दूसरी कार्ड देखा जिस पर एक आदमी था और उसके सामने सूरज डूब रहा था। तारा ने कहा अगर तूने अपनी किस्मत बदलने वाली चीज़ नहीं ढूंढी तो वो तुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और उसे दूर जाते ही तू पहले जैसे हो जाएगा। इससे ध्रुव थोड़ा निराश हुआ। ध्रुव पहले वाली लाइफ नहीं जीना चाहता था, इसलिए ध्रुव ने कहा कोई तो तरीका होगा उसको ढूंढने का, आप कुछ तो बताओ। तू सोच कब कब तेरी किस्मत बदली है। तारा ने ध्रुव को सोचने को कहा, लेकिन ध्रुव को कोई बात याद नहीं आई। फिर तारा ने कहा कोई बात नहीं, आराम से सोचना, और अगली बार तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जिसकी तुम्हें उम्मीद ही ना हो तो तुम देखना कि तुम्हारे पास उस टाइम क्या आया है, वही एक मौका होगा उस चीज़ को जानने का। अगर तुमने वो छोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं बात सकती। ध्रुव ने हाँ मैं सर हिला दिया और लास्ट कार्ड की तरफ देखने लगा। ध्रुव जल्दी से जाना चाहता था उसमें क्या है उसके बारे में। फिर तारा ने वो कार्ड उठाया, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं था। वो कार्ड काले रंग का था जिस पर एक साया दिख रहा था और उस कार्ड पर कई जगह लाल धब्बे भी थे। तारा ने चौंकते हुए कहा ये कार्ड ये कैसे आ सकता है? ध्रुव ने पूछा ऐसा क्या है इसमें?
ये कार्ड इस सभी कार्ड में सबसे खतरनाक है, ऐसे उसमें कुछ ही कार्ड है, इसका मतलब है तुम्हारे साथ वो होने वाला है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम ऐसी जगह आ जाओगे जहां तुम्हारे पास करो या मरो वाली बात होगी और वो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल कर रख सकती है। तारा ने ध्रुव को बताया और वो कार्ड अलग रख दिया। ध्रुव ने पूछा कोई तो रास्ता होगा ना इससे बचने का? कुछ भी। तारा ने कहा एक है, लेकिन तुमको वो जल्दी से जल्दी करना होगा। ध्रुव ने पूछा क्या है वो? मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, आप एक बार बात कर देखो। तारा ने कहा ठीक है, सुनो, बहुत जल्दी तुम पर एक मुसीबत आने वाली है जो तुमको बर्बाद कर देगी। उससे पहले तुम पता लगाओ कि वो क्या है जो तुम्हारी किस्मत बदल रहा है, लेकिन उससे पहले अगर तुम पर वो मुसीबत आ गई तो तुम्हारी किस्मत भी तुमको बचा नहीं पाया गई। ध्रुव। बात होने के बाद ध्रुव ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ, और फिर ध्रुव ने अपनी जेब से 2000 रुपये निकले और तारा को देते हुए कहा अब के और पिछली बार के हर चीज़ पैसों से नहीं मिलती ध्रुव, कल तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, आज है और आने वाले कल का क्या पता क्या हो जाए। तारा ने ध्रुव को देखते हुए कहा मैं जनता हूँ इसलिए तो दे रहा हूँ, पता नहीं अब यहाँ आऊँगा या नहीं, आपने मेरी इतनी मदद की है ये तो आपको लेना ही होगा। फिर तारा ने वो पैसे लिए और फिर ध्रुव वहाँ से चला गया। ध्रुव सोच रहा था कि अब मैं मेरी किस्मत की चाबी कहाँ ढूंढ। इस बारे में सोचते सोचते ध्रुव फैक्ट्री आ गया था। आज शाम ध्रुव को रानी के साथ खाने पर जाना था, इसलिए ध्रुव ये काम जल्दी करने आ गया। ध्रुव ने देखा कि राजन के बड़े से बॉक्स को उठाने की कोशिश कर रहा है। फिर ध्रुव उसके पास गया और उसकी मदद की, दोनों ने मिलकर वो बॉक्स दूसरी जगह रख दिया। राजन ने कहा थैंक्स ध्रुव, तुम सच में अच्छे लड़के हो, मैं पहले तुमको गलत समझ रहा था। ध्रुव ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा कोई बात नहीं। और फिर ध्रुव ने कुछ देर राजन से बात की और फिर ध्रुव अपने काम पर चला गया। ध्रुव ने पहले उन बॉक्स को अलग अलग किया और फिर उनके नंबर लिखने लगा। जब ये काम पूरा हो गया तो ध्रुव ने कहा चलो ये तो हो गया, अब देखता हूँ कि रानी फ्री है या नहीं, अगर फ्री है तो अभी चले जाएंगे बाहर खाने के लिए। ये सोचते हुए ध्रुव रानी के ऑफिस के सामने आ गया। पहले उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि रानी मैडम अंदर है या नहीं। जब उस गार्ड ने हाँ बोला तो ध्रुव अंदर चला गया। आज रानी ने एक लाल ड्रेस पहन रखी थी जिसमें मैं और भी सुंदर लग रही थी। ध्रुव ने रानी को देखते हुए खुद से कहा आज से पहले मेरे रानी से सुंदर लड़की नहीं देखी। रानी ने जब देखा कि ध्रुव उसको ही देख रहा है तो रानी ने कहा आओ ध्रुव बैठो, 5 मिनट का काम है उसके बाद चलते हैं। ध्रुव ने हाँ में सर हिला दिया और रानी को ही देखता रहा। रानी ने ध्रुव का ध्यान तोड़ते हुए कहा आज तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तारीफ करनी है तो सही से कर लो। ये बोलकर रानी खुद की बात पर मुस्कुराने लगी। ध्रुव ने रानी की तारीफ करते हुए कहा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर आज आप हद से ज़्यादा सुंदर लग रही हो, पता नहीं क्यों तुमसे नज़र हट ही नहीं रही। ध्रुव ये बोलकर मुस्कुराने लगा और रानी ये सुनकर शर्मा गई। रानी ने कहा तुम भी ना ध्रुव, कितना मजाक करते हो। ध्रुव ने कहा सच बोल रहा हूँ। इतने में रानी ने कहा लो मेरा काम भी हो गया, चलो अब चलते हैं। फिर ध्रुव और रानी बाहर आ गए और वहीं पर रानी ने अपनी गाड़ी मंगवा ली थी। ध्रुव के पास पैसे तो आ गए थे लेकिन अब तक ध्रुव ने कुछ लिए नहीं था। फिर रानी अपनी गाड़ी में बैठी और ध्रुव को दूसरी तरफ बैठने का इशारा कर दिया। ध्रुव गाड़ी में बैठ गया और फिर रानी ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। ध्रुव ने कहा रानी मैं भी एक गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, तुम बताओ मुझे गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, और अगर लेनी चाहिए तो कौन सी। रानी ने एक बार सोचते हुए कहा तुमको गाड़ी तो ले लेनी चाहिए, इससे तुम फैक्ट्री से घर जल्दी जा पाओगे और मैं तुमको बाद में कुछ अच्छी गाड़ी के बारे में बात दूंगी। ठीक है, वैसे मैंने अपने दोस्तों को एक सुंदर घर या कोई फ्लैट देखने के लिए भेजा हुआ है, अगर उनको पसंद आता है तो मैं कल जाकर उसको ले लूँगा, मुझे कुछ ज़रूरत की चीज़ें तो लेनी चाहिए ना, ध्रुव ने रानी को बताया। रानी ने कहा अच्छी बात है, चलो अब बताओ कहाँ पर चलना है, तुमने कोई अच्छी जगह सोची है क्या। फिर ध्रुव को ध्यान आया कि उसने इस बारे में तो एक बार भी नहीं सोचा। ध्रुव ने कहा मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तुम कोई अपनी पसंद की जगह पर चलो जहाँ का खाना सबसे अच्छा हो। रानी ने कहा ठीक है, यहाँ से कुछ दूर होटल ब्लू है, वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है, वही चलते हैं, तुमको वहाँ अच्छा लगेगा। ध्रुव ने कहा ठीक है तो वही चलो। फिर रानी होटल ब्लू की तरफ गाड़ी को लेकर जाने लगी। ध्रुव ने कहा आज के खाने मेरी तरफ से है, याद है ना कि तुम बाद में पैसे देने लगो। रानी ने मुस्कराते हुए कहा हाँ मैं जानती हूँ, आज तुम्हारी तरफ से है, तुम ही पैसे दे देना, ठीक है। फिर ध्रुव मुकरने लगा और फिर रानी ने गाड़ी रोकते हुए कहा लो ध्रुव हम होटल ब्लू आ गए। फिर रानी ने गाड़ी पार्क की और दोनों होटल की तरफ जाने लगे। ध्रुव ने देखा कि तो होटल तो काफ़ी बाद है। जब ध्रुव अंदर गया तो हैरान हो गया, उस होटल में ऐसी ऐसी लाइट लगी हुई थी जैसे हो होटल चमक रहा था। इतने में रानी एक तरफ जाने लगी और ध्रुव भी उसके साथ साथ हो लिए। ध्रुव ने देखा कि वहां पर काम करने वालों ने ध्रुव से कई गुना अच्छे कपड़े पहन रखे थे। रानी ने होटल के मैनेजर से बात की, फिर उसने ध्रुव और रानी को पुल के पास लगी हुई टेबल पर बैठा दिया। वहां पर ज़्यादा लोग नहीं थे और नीली रोशनी से वो जगह चमक रही थी। रानी ने कहा ये यहाँ की वीआईपी जगह है जहाँ पर हम आए हैं। ध्रुव को लग रहा था कि आज का खाना उसके बजट से बाहर ना हो जाए। CH40 रोमांस। ध्रुव तारा से मिलने के बाद अपने काम पर चला गया था। ध्रुव ने जल्दी से अपना काम किया और फिर रानी के साथ होटल ब्लू में खाना खाने के लिए आ गया। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे।
ध्रुव को वो जगह काफ़ी महंगी लग रही थी क्योंकि ध्रुव पहली बार इतने बड़े होटल में खाने आया था। एक टाइम तो ऐसा था जब ध्रुव के पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे एक टाइम का सिंपल खाना लेकर खा सके, और आज वो रानी के साथ सबसे बड़े होटलों में से एक में आया था। रानी ने ध्रुव को कहा, ध्रुव तुमको पता है मैं यहाँ पहली बार अपने पापा के साथ आई थी, वो मुझे यहाँ खाना खिलाने लाए थे, तब से मुझे ये जगह पसंद आ गई और मैं यहाँ काफ़ी बार आती हूँ। ध्रुव का ध्यान रानी की बातों पर था ही नहीं, वो तो होटल को देख रहा था। इतने में वहाँ वेटर आ गया जिसने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने थे। वो ध्रुव के कपड़े देखकर उससे कोई गरीब समझ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि ध्रुव को वहाँ से बाहर निकल दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि सामने रानी बैठी थी। मैनेजर ने वेटर को बोला था कि इनका खास ध्यान रखे। वेटर ने रानी से कहा, मैडम आपका ऑर्डर। फिर रानी ने ध्रुव को देखा और पूछा, बोलो क्या खाना है तुमको। ध्रुव को नहीं पता था कि यहाँ पर क्या क्या होगा। ध्रुव नहीं चाहता था कि वो कुछ ऐसा बोल दे जिससे यहाँ पर रानी का मजाक बन जाए किसी तरह का, इसलिए ध्रुव ने रानी से कहा, मैं तुमको लाया हूँ यहाँ खाने को, इसलिए तुम ही मांग लो दोनों के लिए। जब ध्रुव ने कहा कि तुमको मैं लाया हूँ खाने पर, तो वेटर हैरानी से ध्रुव को देखने, उसने सोचा ही नहीं था कि ध्रुव जैसा लड़का भी किसी को खाने पर ला सकता है। फिर रानी ने कहा, ठीक है। फिर रानी मेनू देखकर वेटर को खाने के नाम बताने लगी। रानी जो नाम बोल रही थी उसमें से आधे से ज़्यादा तो ध्रुव को समझ में ही नहीं आ रहे थे। ध्रुव ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैंने रानी को ही बोला ऑर्डर के लिए, मुझे तो नाम ही समझ में नहीं आ रहे। रानी ने कई नाम बताकर कहा, अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी और चाहिए होगा तो हम बोल देंगे। फिर वो वेटर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद ध्रुव ने कहा, रानी से कहा, तुमने क्या ऑर्डर किया है, मुझे नाम सुनकर तो समझ में ही नहीं आया। रानी ने हंसते हुए कहा, ये कुछ फेमस डिश है यहाँ की, और बाहर की जब आए तो खाकर देखना कितना अच्छा लगता है, तुम यहाँ बार बार आने की बोलोगे। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और खाने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में उनकी टेबल पर एक एक करके खाने की डिश आने लगी। ध्रुव ने कहा, ये सब हम दोनों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। रानी हंसने लगी और बोली, मैं तुमको अच्छी अच्छी चीज़ खिलाना चाहती थी तो मांग ली, अब खाकर बताओ कैसे है। फिर ध्रुव ने देख कि खाने को काफ़ी अच्छी तरह सजा कर रखा था। फिर ध्रुव ने एक चम्मच उठाए और प्लेट से खाने लेकर खाने लगा। ये क्या है, इसका टेस्ट इतना अजीब क्यों है, ध्रुव ने कहा और रानी को देखने लगा। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, ये पसंद नहीं तो कुछ और ट्राई करो। फिर ध्रुव ने एक एक करके सब कुछ खाकर देख लिए, लेकिन ध्रुव को उनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ध्रुव ने रानी का मन रखने के लिए थोड़ी बहुत खाने की तारीफ कर दी। खाते टाइम ध्रुव ने रानी से कुछ देर बात की। फिर जब रानी ने कुछ खा लिए तो ध्रुव ने कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पसंद की जगह आया खाने, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको दिल्ली की बेस्ट जगह पर बेस्ट चीज़ खाने को दूंगा। रानी ने कहा, ठीक है फिर चलो, यहाँ पर इतना काफ़ी है, हम और ऑर्डर नहीं करते हैं। ध्रुव ने वेटर से कहा, इनका बिल ले आओ। फिर वही वेटर बिल लेकर आ गया। ध्रुव ने बिल देख तो एक बार के लिए उसकी आंखें बड़ी हो। उसका बिल 12,500 का था, जबकि ध्रुव को उसमें से कुछ भी पसंद भी नहीं आया था। ध्रुव ने अपना फ़ोन निकला और बिल दे दिया। जैसे ही वेटर जाने लगा तो ध्रुव ने कहा, रुको। फिर ध्रुव ने अपनी जेब से एक 500 का नोट निकला और उस वेटर की तरफ कर दिया। ध्रुव ने कहा, ये तुम्हारे लिए। ध्रुव ने कई फिल्मों में देख था कि बड़े बड़े होटल में लोग ऐसे ही करते हैं, इसलिए ध्रुव भी वही करने की सोच रहा था। दूसरी तरफ उस वेटर ने पैसे लिए और कहा, थैंक्स सर, और फिर वहां से जाने लगा। जाते हुए वेटर सोच रहा था, मैं कितना गलत था, इसको इसके कपड़े से जज कर रहा था, अब मुझे समझ आ गया है कि किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। उस वेटर के जाने के बाद ध्रुव ने हंसते हुए कहा, तो चले मैडम। रानी समझ गई थी कि ध्रुव मजाक कर रहा है। फिर दोनों उस होटल से बाहर आ गए। जैसे ही दोनों गाड़ी के पास आई तो ध्रुव ने कहा, तो गाड़ी अब मैं चलता है। रानी ने पूछा, तुमको गाड़ी चलानी आती है? ध्रुव ने हाँ मैं सर हिल दिया। रानी ने आगे कहा, तुमको गाड़ी आती थी तो पहले क्यों नहीं बोले? ध्रुव ड्राइवर सीट पर बैठकर बोल, आती है पर ज़्यादा नहीं। जब रानी बैठ गई तो ध्रुव ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। शाम के टाइम रोड खाली सा हो गया था, इसलिए ध्रुव गाड़ी काफ़ी तेज चला रहा था। रानी ने पूछा, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? ऐसी कौन सी जगह है जो मुझे नहीं पता? ध्रुव ने कहा, जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ वो एक सरप्राइज़ है, तुम बस देखती जाओ। रानी ने रास्ते में ध्रुव से कई बार पूछ कि वे कहाँ जा रहे हैं, पर ध्रुव ने उसको कुछ नहीं बताया। ध्रुव ने बस इतना कहा, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, तब देख लेना। फिर रानी ने कुछ नहीं बोल और सामने खाली सड़क को देखने लगा। कुछ देर बाद ध्रुव ने एक जगह पर गाड़ी रोकी। रानी ने देखा कि वहाँ कोई होटल नहीं है और ना कोई ढाबा। रानी ने ध्रुव से कहा, अब बताओ, मुझसे और रहा नहीं जा रहा, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे और यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है? ध्रुव ने एक मुस्कान के साथ कहा, कहीं नहीं, यही ला रहा था। फिर ध्रुव ने एक तरफ उंगली की और रानी को देखने का इशारा किया। रानी ने जब देखा कि वहाँ क्या है तो वो हैरान रह गई। वहाँ एक छोटी सी स्टॉल लगी हुई थी जिस पर एक आदमी काम कर रहा था और एक तरफ 2 लड़के और 2 लड़कियां वहाँ कुछ खा रही थी। रानी कुछ बोलती उससे पहले ही ध्रुव गाड़ी से उतर गया और रानी को आने का इशारा कर दिया। रानी जल्दी से उतरी और ध्रुव को रोकते हुए कहा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा तुम किसी अच्छी जगह चलोगे खाने के लिए, पर यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ध्रुव ने कहा, अभी रात हो गई है ना, इसलिए ये अपना स्टॉल बंद करके जाता है इस टाइम, इसलिए यहाँ भीड़ कम होती है, लेकिन इससे पहले काफ़ी लोग होते हैं यहाँ।
फिर ध्रुव ने रानी को स्टॉल से थोड़ी दूरी पर लगी कुर्सी पर बैठने को बोल और खुद उस आदमी के पास जाकर ऑर्डर दे दिया। रानी ने देखा कि वो एक पाव भाजी का स्टॉल है। रानी को याद ही नहीं आया लास्ट बार उसने कब ये खाई थी। इतने में वो आदमी 2 प्लेट पाव भाजी की ले आया। ध्रुव ने कहा, अब एक बार इसको टेस्ट करो, तुम होटल के खाने को ही भूल जाओगी। फिर रानी ने पाव को तोड़ा और खाने लगी। ये खाते ही रानी के चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान आ गई। रानी ने कहा, ये कितना अच्छा है पता है ध्रुव, मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट बार मैंने कब खाई थी। फिर ध्रुव ने अपने और रानी के लिए और पाव को बोला और अच्छे से खाने के बाद ध्रुव ने रानी से पूछा, तो अब बोलो ये अच्छा था या वो। ध्रुव, इसमें भी कुछ पूछने की बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, रानी ने कहा और हंसने लगी। फिर ध्रुव हंसते हुए उस आदमी के पास गया और उसको पैसे दे दिया। फिर ध्रुव और रानी गाड़ी में आकर बैठ गए थे। ध्रुव गाड़ी चला रहा था। रानी ने कहा, गाड़ी तुम अपने घर की ओर ले लेना, मैं तुमको वहां छोड़ के चली जाऊंगी, वरना इतनी रात को तुमको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। ध्रुव को ये भी ठीक लगा और वो अपने घर की तरफ जाने लगा। फिर ध्रुव ने गाड़ी रोकी और कहा, मेरा घर आ गया। फिर ध्रुव गाड़ी से उतर और रानी भी गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ आ गई और ध्रुव के पास खड़ी हो गई। रानी ने कहा, ध्रुव आज की शाम मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये बोलकर रानी ने ध्रुव के गाल पर किस कर दिया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और बाय बोलकर वहां से चली गई। ध्रुव वही एक पुतले के जैसे खड़ा था, उसको पता नहीं चला कि क्या हुआ, बस ध्रुव के अंदर एक कट दौड़ गया। फिर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना एक हाथ धीरे से अपनी गाल पर रख और अपने घर की ओर चलने लगा। ध्रुव खुश हो रहा था। जैसे ही ध्रुव अंदर गया तो कबीर और मोहित जाग रहे थे। कबीर ने कहा, ये कोई टाइम है आने का, हम तेरा कब से वेट कर रहे हैं। इतने में मोहित ने कहा, हमें काफ़ी घर देख लिए है। ध्रुव का ध्यान उसकी बातों पर नहीं रानी पर था। फिर मोहित ने कहा, ये सुन भी रहा है क्या या हम ऐसे ही बोल रहे हैं। इतने में कबीर ने देखा कि ध्रुव ने अपनी गला पर हाथ रख हुआ है। फिर कबीर ने ध्रुव को हिलाया और कहा, तेरे दांत में दर्द है क्या जो गाल पर हाथ रख हुआ है। फिर मोहित ने देखा कि ध्रुव ने सच में अपनी गाल पर हाथ रख हुआ है। मोहित ने कहा, ऐसा तो नहीं किसी ने ध्रुव को थप्पड़ मारा हो, बता ध्रुव क्या हुआ था तेरे साथ। ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। फिर मोहित ने ध्रुव का हाथ पकड़कर दूर कर दिया। ध्रुव फिर दोनों हैरान हो गए और ध्रुव को देखने लगे। ध्रुव के गाल पर रानी की लिपस्टिक का निशान था। मोहित ने कहा, ये थप्पड़ नहीं पापी है। ये बोलकर मोहित हंसने लगा और हंसते हुए कहा, बताना ध्रुव ये किसने दी। ध्रुव ने अपना गाल से निशान साफ करते हुए कहा, क्या किसने दी तुमको और कोई काम नहीं है क्या। मोहित ने फिर से कहा, हमारे सारे काम हो गए हैं, तू बात अब ये किसने दी थी। ध्रुव जानता था कि ये बिना सुने नहीं मानेंगे, इसलिए ध्रुव ने कहा, आज मैं मेरी मैडम के साथ बाहर खाना खाने गया था और वही मुझे यहाँ छोड़ने आई थी, जाते हुए ये किस दे दिया। तेरी किस्मत तो पूरी बदल गई ध्रुव, पहले नौकरी फिर लॉटरी और अब इतनी अमीर लड़की भी तेरे प्यार में पड़ गई। मोहित ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, तूने फिल्म नहीं देखी क्या, बड़े लोग जब भी किसी को कहीं छोड़ के जाते हैं तो ऐसे ही किस करते हैं और ये भी वही है, उसको कोई प्यार नहीं हुआ है। तू ये छोड़ और ये बताओ जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ। क्या रानी सच में ध्रुव से प्यार करने लगी है। क्या ध्रुव भी रानी को प्यार करेगा। कौन सा घर लेगा ध्रुव। उद्धरण चिन्ह। जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।